नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवल और वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। और सुबह का आगाज़ करते हैं हम हमेशा एक अच्छी बात के साथ, ताकि हमारा जो आगे आने वाला दिन है, हमारी जो ज़िंदगी है वो पॉजिटिव रहे और पॉजिटिव वाइब्स हम एक दूसरे में मुंतकिल करें। जब हम नेगेटिविटी की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा दिन भी ख़राब रहता है, हमारे जो इर्द गिर्द लोग हैं हम उनका मूड भी ख़राब कर देते हैं। तो दूसरी तरफ जो पॉजिटिव वाइब्स हैं वो आती कैसे हैं, हमें ये सोचने की ज़रूरत है। तो जनाब, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात पैदा किया और फिर अगर हमें दुनिया में कामयाब ज़िंदगी गुजारनी है तो फिर हम सबको ज़रूरी है कि ईमानदारी से जो है वो अपने काम करें। जो उसूल अल्लाह ताला ने वज़ा किए हैं हम उन पर चलें, तो यकीन करें कि हमारी ज़िंदगियाँ बहुत ज़्यादा बेहतर और आसान हो सकती हैं। अपनी शख्सियत को निखारने पर काम करें ताकि, और ये ईमानदारी से करें। काम चाहे कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, आपकी नौकरी हो, आपकी घर की जिम्मेदारियाँ हो, कोई भी आपके बच्चों की तरबियत हो, तमाम चीज़ें अपनी ज़िम्मेदारी से करें, ईमानदारी से करें। जब आप ईमानदारी से करेंगे तो आप यकीन करें कि काम ना सिर्फ अच्छा होगा बल्कि आपको एक इनर पीस और सेटिस्फेक्शन महसूस होगी। हम अक्सर देख रहे होते हैं कि हम कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बेईमानी कर जाते हैं। हम देख रहे होते हैं कि अक्सर हम कहते हैं कि जनाब क्या होगा अगर मैं ऐसा थोड़ा बहुत कर दूंगा, तो आगे पीछे चीज़ें कर देते हैं, नाप तोल में फ़र्क करने लग जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं, सिग्नल्स तोड़ के चले जाते हैं। ये भी एक बेईमानी है, क्योंकि हम ना सिर्फ अपनी जानों से खेलते हैं, हम जो कवानीन हैं उनके खिलाफ वर्जी करते हैं, दूसरों की जो जानें हैं उनको मुश्किलात में डाल देते हैं। तो थोड़ी बहुत बेईमानी करना लोगों को और उनकी जिंदगियों को मुश्किलात की घड़ी में डाल देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी आसान रहे, ज़िंदगी पीसफुल रहे, खुशहाल रहे, तो ईमानदारी से काम करें और जो इसको अपना शुआर बना ले। आज भी हम देख रहे हैं कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें बहुत सारे मसाइल हैं, जैसे कि अभी मैंने ट्रैफिक का जिक्र किया, नाप तोल का जिक्र किया, जिसकी वजह से माशरा एक बहुत ही अनहेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है माशरे के अंदर, और फिर हमारा जो मुल्क है उसमें बहुत सारी जो है ना वो परेशानियाँ और मुश्किलात हैं। तो बेशबहा परेशानियों की वजह यही है कि हम ईमानदारी से अपना काम नहीं करते। अक्सर देख रहे हैं कि सरकारी अफसरान हैं, प्राइवेट सेक्टर्स में जो लोग काम कर रहे हैं, अगर वो अपना काम ईमानदारी से नहीं करेंगे, वो वक्त पर आएंगे नहीं, जाएंगे नहीं, जो टास्क उनको दिया जाएगा वो मुकम्मल नहीं करेंगे, तो फिर कहां से जो है ना वो तब्दीली आएगी और बेहतरी आएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि वाकई तब्दीली आए तो अपने अंदर तब्दीली लाएं, हकीकी तब्दीली लाएं, और ये हम सब के लिए जरूरी है, पाकिस्तान भर के लिए बहुत जरूरी है। इसी बात के साथ आज के शो का आगाज करते हैं और सबसे पहले आज बात करेंगे जनाब PSL की। तो कल हमने देखा कि मुल्तान सुल्तान वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स मुकाबला होना था, और जैसे कि हमने कहा कि बारिश की ये मुकाबला नजर हो गया, बड़ा एक्साइटिंग मैच होना था कल, जैसे हम बात कर रहे थे, क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए सर्वाइवल की जंग थी, क्योंकि उसे टॉप 4 में अपनी पोजीशन मेंटेन करनी थी, और मुल्तान सुल्तान को भी ये मुकाबला जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था ताकि अपने जो पॉइंट टेबल में स्कोर है उसको बढ़ा सके। तो कल ये मैच बारिश की नज़र हुआ, एक एक पॉइंट जो है वो दोनों टीम्स को दे दिया गया। अगर आज के मैच की बात की जाए तो आज तो बड़ा ज़बरदस्त टाकरा होने जा रहा है, कराची किंग्स वर्सेस लाहौर कलंदर, और कराची में ये मैच होने जा रहा है। खजर ये बताइएगा सबसे पहले तो क्या तैयारियां की गई हैं नेशनल स्टेडियम के अतराफ, रास्तों बंद किया गया है, इंतजामात कैसे हैं, और फिर शायकीन कितने एक्साइटेड हैं, क्योंकि एक स्पेल वहां पे हुआ पहले कराची में और दोबारा से मैचेस कराची में होंगे, कैसी एक्साइटमेंट है लोगों में? जी बिल्कुल, एक्साइटमेंट लेवल वैसा ही है जैसा PSL के आगाज़ पे था। बस थोड़ा बहुत जो कोरोना को लेकर, वायरस को लेकर जो एक सेटिस्फेक्शन लेवल है उसको मेंटेन करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। तो बस उन लोगों के से दरख्वास्त है कि जो लोग गैर मुल्की सफ़र से आए हैं, ख़ास तौर पर उन कंट्रीज से जहाँ पे कोरोना वायरस ने बहुत ज़्यादा अटैक किया है, वो स्टेडियम का रुख ना करें, या फिर बच्चे और बूढ़े थोड़ा आएँ तो बहुत एहतियात के
साथ आएँ। बाकी रही पाकिस्तान सुपर लीग के आज के मैच की बात, तो यकीनन लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स दोनों के लिए बड़ा अहम मैच है। तो दोनों ही टीमें जो है अपने आप को मनवाने के लिए एक्शन में दिखाई देंगी। लाहौर कलंदर्स भरपूर मूड के साथ इस वक्त अपनी जो है फॉर्म को दिखा भी रहा है, तो और बैंड जो हैं उनके वो सबकी तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं, न सिर्फ लाहौर वालों की बल्कि जो कराची किंग्स और कराची किंग्स के फैंस हैं उनकी भी कि किस तरह से उन्हें कंट्रोल करना है। तो जी सिचुएशन कुछ यही है कि फाइनल फोर में कौन जाएगा। क्योंकि अभी जो सबसे ज्यादा हैपनिंग है, जो क्यूरियोसिटी है लोगों के अंदर, वो ये है कि जनाब स्कूल्स बंद हैं सिंध में और पीएसएल पर पाबंदी नहीं लगाई गई है। तो और फिर जिस तरह से कहा भी गया हुकूमत की जानिब से भी, पीसीबी की जानिब से भी, कि तमाम तर हिफाजती इक़दाम किए गए हैं जिसके बाद लोगों को स्टेडियम में दाखिल होने की इजाज़त दी जाएगी। तो क्या सेफ्टी मेजर्स लिए जा रहे हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या हैं जो लोग मैच देखने आना चाहते हैं उनके लिए? जी बिल्कुल, रात गए हम स्टेडियम में मौजूद थे तो फ्यूमिगेशन की गई है। फिर यही कहा जा रहा है कि जब लोग आएंगे तो सैनिटाइजेशन का एक अमल होगा, स्क्रीनिंग होगी। तो अब इसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इंतज़ामिया की बहादुरी कह लें कि वो इस सिचुएशन में भी मैच कराने के लिए तैयार है, मगर एक हाई रिस्क भी है कि अगर क्योंकि एक इतना बड़ा क्राउड है, अगर 1 से 2 पेशेंट भी अगर दाखिल हो जाते हैं, उनसे फैलता है, तो यकीनन ख़तरा तो मौजूद है। तो सब ने बहुत एहतियात करनी है, प्रिकॉशंस के साथ आना है, क्योंकि देखिए ये भी एक वबा है। और जब वबा के हवाले से न सिर्फ हमारे दीन में बल्कि मेडिकल साइंस में भी एहतियाती तदाबीर बताई गई हैं, तो उसको अपनाना ज़रूरी है। तो बहरहाल क्रिकेट अच्छा, तो खैर ये बताइएगा कि स्क्रीनिंग का कुछ अमल होगा, थर्मल गन्स रखी गई हैं, किस तरह से सेफ्टी मेजर्स हैं, क्या हम ये जानना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, मैंने जिस तरह अपडेट किया कि रात गए तो स्टेडियम के अंदर बाहर फ्यूमिगेशन की गई, स्प्रे किया गया है एनक्लोजर्स में, ग्राउंड में। अब जी, और फिर यहाँ पर जो अब शायकीन क्रिकेट आएंगे, थर्मल स्कैनिंग होगी, फिर जो है वो उसके अलावा फिर दीगर जो एहतियाती तदाबीर हैं वो बताई गई हैं। तो लोगों से यही कहा जा रहा है कि सैनिटाइजर्स अपने साथ रखें और यहाँ पर भी फराहम किए जाएंगे। तो ये वो अमल है, ये वो प्रोसेस है जो कंटिन्यू स्टेडियम से के दाखिल से लेकर स्टेडियम के अंदर तक जारी रहेगा। मगर असल एहतियात यही है कि लोगों ने एहतियात करनी है। लोगों को कहा गया है कि अगर किसी को फ्लू है तो बिल्कुल सही बात है कि और अगर नासिर हुसैन शाह साहब ने भी यही कहा था कि कल सैनिटाइजर्स वगैरह लगाए जाएंगे, हिफाजती इकदाम किए गए हैं, लेकिन लोगों को भी अपने तौर पर एहतियात करने की जरूरत है। खैज़र, आप भी फील्ड में अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, तमाम तर सेफ्टी मेजर्स और सफाई का ख्याल रखिएगा, सैनिटाइजर आप भी अपने साथ रखें, ताकि जो लोग हैं जो भी स्टेडियम में जा रहे हैं वो अपना ख्याल खुद से रखें, सेफ्टी मेजर्स भी लें। वहां पर भी इकदाम किए जा रहे हैं, इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन ये सेहत सबसे पहले आपकी है, आपको सबसे ज्यादा अजीज है, आपने इसका सबसे पहले ख्याल रखना है। तो जनाब, जहां पर हम पीएसएल की बात करें, स्टेडियम्स की बात करते हैं, जरा रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट्स की जो सूरत हाल है उस पर भी बात करते हैं, क्योंकि कोरोना के हवाले से यही बार बार कहा जाता रहा कि स्क्रीनिंग बहुत ज्यादा बेहतर होने की जरूरत है, ताकि जो मजीद नए केसेस हैं उनको आइसोलेट किया जा सके, उनको देखा जा सके, परखा जा सके। तो अवामी मकामात पर क्या सूरत हाल है, रेलवे स्टेशन पे क्या सूरत हाल है, जानेंगे हमारे नुमाइंदे चांद नवाब हमारे साथ कराची से मौजूद हैं। तो चांद नवाब, बताइएगा कि रेलवे स्टेशन पर क्या इकदाम किए जा रहे हैं, क्या स्कैनिंग का अमल हो रहा है, स्क्रीनिंग का अमल हो रहा है? जी, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला से पूरी कौम दुआ करे कि अल्लाह ताला पाकिस्तान में जो कोरोना वायरस का मज़ीद मर्ज आया उससे सबको महफूज रखे, आमीन। मैं मौजूद हूँ कराची के कैंट स्टेशन पर, जहाँ से अंदरूनी मुल्क जाने वाली तकरीबन 10 गाड़ियाँ रोज़ाना रवाना होती है और अंदरूनी मुल्क से आने वाली 10 गाड़ियाँ ही कराची आते हैं। जो लोग यहाँ आते हैं वो अपने अहल खाना के लिए कफालत के लिए आते हैं और यहाँ से लोग अपने घरों को भी जाते हैं, लेकिन यहाँ कैंट स्टेशन पर कोई स्कैनिंग का अमल नहीं किया जाता। खास तौर पे बोलान मेल जो कोयटा से आती है, वो ईरानी बॉर्डर से, ताफ्तान से, पंजगुल से लोग आते हैं ट्रेन में, लेकिन ना कोयटा स्टेशन पर उनकी स्कैनिंग हो रही है, ना कराची पे स्कैनिंग हो। कैंट स्टेशन पर एक बैनर आविज़ा किया है कोरोना वायरस से बचाव की एहतियाती तदाबीर के लिए, लेकिन कोई यहाँ पर रेलवे की इंतजामिया से कोई कैंप कायम नहीं किया गया है, कुछ भी नहीं है। ना यहाँ स्कैनिंग की जा रही है, मुसाफिर आ रहे हैं, ना यहाँ कोई बताया जा रहा है कि आप मास्क लगाएं। एक जगह ना खड़े हो, मेरे अतराफ में देखें
में बड़ी तादाद में मुसाफिर मौजूद हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता इनमें कौन कोरोना वायरस का मर्ज होगा। लेकिन यहाँ पर कोई रेलवे की जानिब से इंतज़ाम नहीं किया गया है। हज़ारों मुसाफिर तकरीबन कराची से जाते हैं। कराची के सिटी स्टेशन, कैंट स्टेशन, डिगरोड स्टेशन, लांडी स्टेशन जो कराची की हदूद में आते हैं, वहाँ कोई स्कैनिंग का इंतज़ाम नहीं किया गया है रोज़ाना की बुनियाद पर। लेकिन कोरोना वायरस के 15 के करीब मरीज जो कराची में आए हैं, लेकिन यहाँ पर कैंट स्टेशन पर कोई इंतज़ाम नहीं किया गया। आवाम यही कहती है कि हमें नहीं पता कोरोना वायरस क्या इंतज़ाम है। चांद नवाब कि जब एयरपोर्ट्स की बात हुई ताकि जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं उनके लिए भी स्क्रीनिंग होती रही, उसके अलावा जो है वो इंटरनेशनल भी देखा गया हमने कि फौरी तौर पर सेफ्टी मेजर्स लिए गए, तो रेलवे इंतजामिया क्यों खामोश है? सैनिटाइजर्स वगैरह भी नहीं लगाए गए और कोई इंतजाम भी नहीं किए गए, वजह क्या बता रहे हैं उसकी, क्यों नहीं कर रहे हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि डीएस रेलवे या वफाकी वजीर रेलवे उनकी जानिब से कोई अहकामात यहाँ इंतज़ामिया को नहीं दिए गए। रेलवे के जो मुलाजमीन हैं उनको ख़ास तौर पर यह भी नहीं बताया जाता कि अब मास्क तकसीम किए जाएंगे, नहीं किए जाएंगे, स्कैनिंग की जाएगी, नहीं की जाएगी। मुसाफिर कोरोना वायरस से बेखबर है, लेकिन मुसाफिरों को बताएं कि कोरोना वायरस की वबाई मूजी मर्ज जो है कराची में दाखिल हुआ है, लेकिन किसी को नहीं पता। ये देखिए अभी एक स्टेशन पर ट्रेन आई है जिससे मुसाफिर उतर रहे हैं, इनका कोई बताने वाला नहीं है। ना रेलवे की जानिब से इनको मास्क दिए जा रहे हैं, ना यहाँ पे कोई जो दुकानें उन पर मास्क तकसीम किए जा रहे हैं, ना खरीदे जा रहे हैं। मुसाफिर बिल्कुल कुछ मेजर इंतजाम कैंट स्टेशन पे नहीं किए, ना सफाई का इंतजाम है। अभी से देखे सुबह का टाइम है, मक्खियाँ ही मक्खियाँ और उनकी बोतान है, लेकिन कोई कोरोना वायरस से बचाव के लिए कैंट स्टेशन पर कोई भी इंतजाम नहीं किया गया। ना सिटी स्टेशन, डिग रोड, लांडी, जुम्मा गोड, शाह फैसल कॉलोनी जो जंक्शन है वहाँ पे कोई इंतजाम रेलवे की जानिब से मुसाफिर के लिए नहीं किया गया। ना मुसाफिर जो आते हैं वो है कि रेलवे स्टेशन पर कोई भी हिफाजती इकदाम नहीं किए गए हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि तवातुर से मुल्क के दीगर शहरों में जो है ना वो लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, ट्रेन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अगर वहां पर स्क्रीनिंग नहीं की जा रही है तो ये इंतहाई तशवीशनाक बात है। जिस तरह से चांद नवाब बता रहे थे कि ना मास्क अवेलेबल हैं, ना सैनिटाइजर्स लगाए गए हैं, ना कोई स्क्रीनिंग का अमल है, तो इसी तरह ये वबा है और वबा फैलने का खदशा भी है। तो आप खुद बार बार हम ये कह रहे हैं कि अपना ख्याल रखें और गैर ज़रूरी सफ़र करने से भी परहेज़ करें। अगर इंतहाई ज़रूरी है तो जाएं, लेकिन तमाम तरह हिफाजती इक़दामात के साथ घरों से निकलें। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं, जहां पर हम बात कर रहे हैं कोरोना की, माहौल की और सारी चीज़ों की, तो एक और चीज़ आपको अपडेट करते हैं कि मौसम में खासी तब्दीली दिखाई दी गई, क्योंकि हम समझ रहे थे कि शायद गर्मी आ चुकी है, लेकिन मौसम ने अंगड़ाई ली और एक बार फिर जो है ना वो बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ। जालाबारी हुई मुख्तलिफ इलाकों में पंजाब के। तो जनाब अब ये जो बारिशें हुई हैं, जो जालाबारी हुई है, जिसकी वजह से जो है ना वो फसलों को खासा नुकसान पहुँचा है। गंदम की फसल चूँकि तैयार थी, जालाबारी होने से उसमें जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान कहा जा रहा है और महकमा मौसमियात अभी ये कह रहा है कि मजीद बारिशें हो सकती हैं। तो इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे खानेवाल से हमारे साथ मौजूद हैं फरहान क़य्यूम, उनसे अपडेट्स देते हैं। तो फरहान बताइएगा, ये कब तक कहा जा रहा है कि बारिशों का सिलसिला और जालाबारी का सिलसिला जारी रहेगा और फिर फसलों को अब तक कितना नुकसान हुआ है? फरहान जी रमशा, मैं बिल्कुल पहले आपको ये बताता चलूँ कि ज़िला खानेवाल चूँकि एक आइडियल लोकेशन है गंदम की काश के लिए, और यहाँ पर पूरे ज़िला में इस वक्त 4,80,000 एकड़ गंदम काश की गई है। और यहाँ पर गुज़श्ता हफ्ते और गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिशों और ज़ालाबारी ने गंदम की फसल को शदीद नुकसान पहुँचाया है। यहाँ पर जो महकमा ज़राअत के ज़राए हैं उनके मुताबिक जो है इस वक्त तकरीबन 65,000 एकड़ जो गंदम की फसल है वो तबाह हो चुकी है, लेकिन जो काश्तकार के ज़राए हैं वो बहुत बड़ी तादाद बता रहे हैं, वो 1 लाख एकड़ से जायद बता रहे हैं। काश्तकारों का कहना है कि इस जालाबारी और शदीद बारिशों से 1 लाख एकड़ जो हमारी गंदम है वो तबाह हो चुकी है। इसी तरह जो मौसम है, मौसम के मुताबिक अभी तक महकमा मौसमियात ने ये क्लियर नहीं किया कि आने वाले दिनों में जो है बारिशें नहीं होंगी, बारिशों का शदीद खतरा है और इन बारिशों की वजह से गंदम की फसल को मजीद खतरात लाहक हैं। सही। तो ये भी बताइएगा, अगर खानेवाल की बात की जाए फरहान, तो कौन कौन से इलाके हैं जो इससे अतराफ में मुतासिर हुए हैं और फिर किसान इस हवाले से क्या कह रहे हैं?
जी बिल्कुल, बदकिस्मती से खानेवाल पूरा जिला ही इसमें मुतासर हुआ है, क्योंकि यहाँ पर पूरे जिले में गंदम और कपास काश्त की जाती है। इसलिए गंदम की जो फसल है यहाँ पर हर शहर में, हर तहसील में और हर गांव में काश्त की गई है और वहां पर हर जगह गंदम की फसल जो मुतासिर हुई है। यहाँ पर काश्तकारों का ये कहना है कि हमें चूंकि अब जो गंदम है वो जर्द गूंगी के मराहिल में आ गई है, इसमें अब दाना पकना शुरू हो गया है, जिसके लिए बारिश और पानी इंतहाई खतरनाक है। उनका ये कहना है कि महकमा ज़राअत चूंकि अब हम पहले ही बहुत ज्यादा इसमें परेशान है, हमें जो है फंगस की जो बीमारी है उसके लिए हमें ज़राअत स्प्रे जो है वो मुफ्त तो नहीं दे सकते, लेकिन चले हमें उस पर सब्सिडी दी जाए, क्योंकि अगर मौसम यहाँ पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं जाता और 25 से कम रहता है तो ये गंदम की फसल को शदीद खतरात हैं और इसमें गंदम पे फंगस बढ़ने का बहुत ज्यादा खतरा है। और इसी तरह जो काश्तकार है फरहान कयूम, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। डीजी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद रियाज साहब, उनका शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया, आपने वक्त दिया। तो मोहम्मद रियाज साहब, ये जो बारिशों का नया सिलसिला दाखिल हुआ है, जालाबारी हो रही है मुख्तलिफ इलाकों में, गंदम की फसल पे भी हम बात कर रहे हैं कि काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? ये तो ज़्यादा जो इंटेंसिटी है वो आज शाम तक, तकरीबन रात तक ये ख़त्म हो जाएगी जितनी इंटेंसिफाइड रेन है, लेकिन कल तक ये कंटिन्यू रहेगा। वैसे मॉडरेट किस्म एक्टिविटी कल तक है, कल के बाद ये वाइंड अप आना शुरू हो जाएगा। लेकिन वैसे भी मुल्क के जो सदर्न पार्ट्स है उससे, जिसमें सिंध, बलूचिस्तान और सदर्न पंजाब, इससे तकरीबन ये ऑलमोस्ट निकल चुका है। अब सिर्फ नादरन पार्ट, नादरन पंजाब है, सेंट्रल नादरन पंजाब, KP और साथ कश्मीर के जो इलाके GB, इसमें अभी ये रहेगा और कल तक तो रहेगा। जो ज्यादा इंटेंसिफाई है वो आज, फिर उसके बाद आगे क्या सिलसिला रहेगा? बारिश और जालाबारी के बाद क्या जो है ना वो मौसम में तब्दीली आएगी या अभी सर्दी की लहर बरकरार रह सकती है मजीद? सर्दी तो एक दिन रहेगी, लेकिन उसके बाद सनी वेदर में टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाएगा और 3-4 दिन तक गैप है। उसके बाद फिर डेफिनेटली कोई और सिस्टम आ सकता है, लेकिन फिलहाल कोई गैप है, इसके बाद गैप आएगा और जब गैप होगा डेफिनेटली सनी वेदर होगा और उसमें टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाएगा। ठीक, तो ये भी बताएगा कि इसके अलावा हम अभी खानेवाल की जहाँ पर बात कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, इसके अलावा भी कहीं कहीं पैचेस हैं, एरियाज़ हैं जहाँ जालाबारी या बारिश मज़ीद हो सकती है इस्लाम में? जी बिल्कुल, जैसे खानीवाल में ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई, उसमें तकरीबन 48-49 मिलीमीटर आज मतलब गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड की गई। सिमिलरली फैसलाबाद डिवीज़न में हेवी रेन एक्टिविटी हुई, वहाँ भी 40 और 50 के दरमियान रेन रिकॉर्ड की गई है। सिमिलरली और ऐसे एरियाज़ है क्योंकि जिस तरह मेन क्रॉप है जैसे गंदम है वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन स्टेज पे है और उसके लिए डेफिनेटली जो बारिश वाला जो सिचुएशन है वो इतना ज़्यादा बेहतर नहीं है, क्योंकि ज़्यादा इसमें विंड स्टॉर्म्स होते हैं और विंड काफ़ी हद तक इसको ख़राब कर जाते हैं। हेल स्टॉर्म भी होते हैं तो वो डैमेज ज़्यादा कर जाते हैं। अच्छा रियाज साहब, ये भी बताइएगा कि क्या वजह है, जब हम इन्वायरमेंटल चेंजेस की बात करते हैं तो भावलपुर के इलाके में जहाँ पर चोलिस्तान में बहुत कम बारिशें होती हैं, वहाँ पर भी बारिश हुई, जालाबारी हुई, ये जो चेंजेस आ रहे हैं ये किस हद तक जो है ना वो ठीक हैं पाकिस्तान के एनवायरनमेंट के हिसाब से देखते हुए? और फिर जो लोग हैं, और फिर जैसे कि अभी हमने बात की कि टेम्परेचर्स जैसे हमारे नुमाइंदे कह रहे थे कि कभी यहाँ पर इस तरह से नहीं रहे, बट अब खासा डिफरेंस आ चुका है। ये तो एक अच्छा ये डेफिनेटली जिस तरह पहले ही से ये स्टार्ट है कि मतलब एक क्लाइमेट चेंज का जो इशू है वो है, और यही असल में क्लाइमेट चेंज रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जहाँ पे पहले बारिशें डेफिशिएंट होती थी या कम होती या डेजर्ट होता था, वहाँ पे अब ग्रीनरी आ रही है और बारिशें ज़्यादा हो रही है। तो ये तो एक अच्छा एस्पेक्ट है कि अगर चोलिस्तान में और या इस तरह जो ड्राई लैंड्स है वहाँ पे अगर बारिशें हो रही है तो एक क्लाइमेट चेंज का एक अच्छा एस्पेक्ट है। लेकिन वहाँ जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जिस तरह क्रॉप्स के ये जो सीज़न है जिसमें क्रॉप ख़राब हो रहा है तो स्लाइटली ये इतना ज़्यादा बेहतर नहीं है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया मोहम्मद रियाज साहब हमारे साथ मौजूद थे और गुफ्तगू यही हो रही। अब ये जो सिलसिला है जालाबारी और बारिश का वो काफ़ी हद तक थम चुका है, 1 से 2 दिन लगेंगे कि सारी चीज़ें रिकवर हो जाएंगी, लेकिन इस बारिश और जालाबारी की वजह से फसलों को, गंदम की फसल को खासा नुकसान अब तक पहुँच चुका है। हमारे साथ मौजूद थे रियाज साहब, हमारे नुमाइंदे मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह
लड़कियों की जो शादी में ताख़ीर होती है अक्सर, वो किस वजह से होती है और ये मसाइल क्या हैं, हम आज उन पर बात करेंगे। तो जो हमारे साथ मेहमान मौजूद है, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ हैं हमारे यहाँ, माली मसाइल भी हैं, फिर रिश्तों का ना मिलना भी है, और फिर जहेज़ का जो मसला है वो भी सबसे ज़्यादा बड़ा है कि जहेज़ की वजह से बहुत सारी बेटियाँ हमारे घरों में ही महदूद रह जाती हैं और उनकी शादियाँ नहीं हो पाती, रुखसती नहीं होती। जबकि अगर इस्लाम की बात की जाए तो इस्लाम ने शादी और निकाह को बहुत ही सादा और आसान रखा है। तो आज के माशरे में क्या वजह है कि लड़कियों की शादियों में ताख़ीर होती है और फिर वालिदैन को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, चैलेंजेस क्या हैं, इस पर हमारे मेहमान गुफ्तगू करेंगे। नौशाबा मन्नान हमें ज्वाइन कर रही हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। साथ साथ तहमीना जुबैर साहबा हमारे साथ हैं जो कि मैच मेकर हैं, लाहौर से हमें ज्वाइन कर रही हैं, और गुलाम हुसैन अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ लंदन हैं, यूके से हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द शो। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं कि ये जो शादी का मसला है इतना ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है, असल वजह क्या है तहमीना साहिबा इसकी? क्या सही रिश्ते नहीं मिलते? क्योंकि आप मैच मेकर हैं तो या लड़के वालों की बहुत ज़्यादा डिमांड्स होती हैं या लड़की वालों की बहुत ज़्यादा डिमांड्स होती हैं, किस तरह के इश्यूज़ आप देखती हैं? जी रिमशा, मसाइल जो है इस हवाले से बेतहाशा हैं, और मैं आपको बताऊं सबसे मेजर जो इशू है मेरा ख्याल है एज ब्रैकेट में लोग प्रपोजल नहीं कर रहे। लाइक आइडियल एज जो है लड़की की 20 से 24 है, और उसमें आपको ऑप्शंस पे मिलती हैं, उसमें आपको जो है प्रपोजल्स भी अवेलेबल होते हैं। लेकिन वही बात है कि पेरेंट्स जो बच्ची के वालिदैन हैं उनकी कोशिश होती है कि बच्चियों की एजुकेशन कंप्लीट हो, और जब उनकी एजुकेशन कंप्लीट होती है तो ज़ाहिर है ऑप्शंस कम होनी शुरू हो जाती हैं। तो 25 से अबव मेरा ख्याल है, अगर मैं सजेशन दूंगी पेरेंट्स को कि कोशिश करें बच्चियों की जो शादियां हैं 20-25 के दरमियान जो है अच्छे ऑप्शंस देखें और कर दें, और उसमें थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करें, क्योंकि अब जो है पेरेंट्स जो है वो चाहते हैं और बच्चियां भी चाहती हैं। देखें, बच्चे तो चाहते हैं कि हम स्टडी करें, हम पढ़ें और आगे जाएं, लेकिन उसके साथ साथ मेरा ख्याल है फ्यूचर के लिए ज़रूरी है कि बजाय इसके कि आप दूसरे कंप्रोमाइज़ पे चले जाएं, लेट मैरिजेज़ में, सेकंड मैरिज ऑप्शंस में चले जाएं, अगर आप एक उसी एज में अच्छा ऑप्शन देखें तो ज़्यादा बेहतर है। और लड़कियां जो है ना अपने फादर को आइडियलाइज़ करती हैं स्टेटस के हवाले से, या वो चाहती हैं कि जिस तरह उनके फादर सेटल्ड हैं, और वो पेरेंट्स भी ये देखते हैं कि जी अब लड़का जो 25 से स्ट्रगल कर रहा है वो इतना सेटल्ड नहीं है, वो नहीं ऑप्शंस देखते, और इन्हीं चक्रों में वो लड़कियों की शादियां डिले कर देते हैं। तो मेजर इशू एज लिमिट में देखें, और अच्छा, ये तो बहुत सारे आपने चीरा इश्यूज डिस्कस किए हैं जो कि वाकई बहुत ज़्यादा वैलिड है। नौशाबा तो जो बात कर रही हैं तहमीना कि एज ब्रैकेट है, फिर दूसरी तरफ तालीम की वजह से जना वो डिले कर दी जाती हैं, फिर स्टेटस कॉन्शियस हो जाते हैं लोग कि जनाब अभी लड़का स्टेबल नहीं है, अभी लड़की पढ़ रही है, एज बढ़ जाती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं आप कैसे देखती हैं इनको, आप क्या कॉमेंट करेंगे इस पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया रिमशा आपके मदु करने का। देखिए, जब भी हम कोई टॉपिक उठाते हैं ना जिसके ऊपर बात करते हैं, तो उसमें एक चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस, बहुत सारी वजूहात, हर एक इंसान की ज़िंदगी मुख्तलिफ है, उसके हालात मुख्तलिफ हैं, उसकी वजूहात मुख्तलिफ हैं। एक बड़ी खूबसूरत बच्ची यूनिवर्सिटी में है और उसने टॉप किया है, सब कुछ किया है, लेकिन जब आप उससे पूछते हैं यार तुमने शादी क्यों नहीं अभी तक या मंगनी क्यों नहीं की, तो वो कहेगी कि मेरी बड़ी बहन में मौजूद है जिसकी पहले शादी होगी और फिर मेरी होगी, क्योंकि हो सकता है बड़ी बहन उतनी सक्सेसफुल ना हो जितनी छोटी बहन है। तो वो बड़ी बहन के रिश्ते के इंतज़ार में वो जो उसका रिश्ता भी एज निकल जाती है। ठीक है, कुछ वजूहात ऐसी, कुछ वजूहात ये है कि हमारे लड़कियों को लेकर थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। लड़कों के लिए ये है जी कि वो अपने पाँव पे खड़े हो जाएं, रोज़गार में कर लें, किसी प्रोफेशन में चले जाएं। लड़कियों के लिए देखा जाता है कि जिस घर में वो जा रही हैं वो जो फाइनेंशियली थोड़े से स्ट्रांग हो। अब लड़का अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गया तो फिर पेरेंट्स को ये होता है कि अब ये कमा कर बीवी को देगा। उनकी कोशिश ये होती है कि हम जितना हो सके 30-40 हमने देखा जो लड़के बिजनेस में या फील्ड्स में सक्सेसफुल हैं, पेरेंट्स शादी नहीं करना चाहते क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम उनको लगता है कि हमारी चली जाएगी या हमारी जायदाद जो है वो तकसीम हो जाएगी। लड़कियों में लेकर फिर एक और ख़ानदान की शादियाँ, इंटरपर्सनल मैरिजेस, कि आपने वट्टा सट्टा की शादी का ट्रेंड हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, और वो ये कहा जाता है जी कि ये जो अगर लड़का है
तो वो लड़की कॉम्पिटेंट नहीं होगी दूसरी साइड पे, और अगर लड़की है तो सिर्फ लड़का कॉम्पिटेंट नहीं होगा, या हमने अपने खानदान या अपने जो हमारा एक बाउंड्री है उससे बाहर हमने शादी नहीं करनी। फिर जहेज जैसी कि जो डिमांड्स है हमारी सोसाइटी में, अगर हो सकता है डिमांड ना भी हो, लेकिन पेरेंट्स पर इतना सोसाइटी का प्रेशर होता है कि वो चाहते हैं कि हमारी बच्ची को। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात रिमशा जो इस वक्त मैं देख रही हूँ वो ये देख रही हूँ कि डर का फैक्टर आ गया है। जो ब्रेकअप्स का जो रेशो था ना पास्ट एक्सपीरियंसेस पेरेंट्स के, वो इतना ज्यादा आ गया है कि शादी करने से बच्चे खुद भी थोड़ा सा जो है वो कतराने लगे हैं कि उनको पता है कि अगर 3 में से 1 ब्रेकअप हो रहा है तो वो अपने जो एक तो इमेज उन्होंने बना लिया हुआ है कुछ लड़कियों को लेकर, लड़कों ने, जो क्योंकि आपके उनके सामने अब एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, तो उनके जो आइडियल के जो चक्कर में ना, आइडियल के चक्कर में और डर के चक्कर में वो डिले होता जाता है। और फिर बच्चियों ने देखा कि पहले जो हमारे से 3 दहाई पहले की माएँ थी, तालीम का फैक्टर उनमें इतना ज्यादा नहीं था। उन्होंने देखा अपने वालिदैन को कि माँ हमारी सब कुछ बर्दाश्त कर रही है, और जो वालिद का रवैया है माँ को लेकर वो एक पार्टनर का नहीं है, एक दोस्त का नहीं है, सिर्फ एक हैसियत माँ की जिसके ऊपर वो रोब भी जमाए, जिसके ऊपर वो ये आजकल की जो बच्चियां ट्रेंड चेंज हो गया है, वो मर्द के शाना बशाना चलना चाहती हैं, वो उसके ऊपर उनको एक पार्टनर चाहिए जो कि उनके साथ उसी तरह शाना बशाना लेकर चले। तो इस तरह के बहुत सारे जो इश्यूज हैं, गोरी रंगत किसी को चाहिए, किसी को सांवली, किसी को बड़ी आंखें चाहिए, किसी को लंबे बाल चाहिए। तो यही हाँ जी, जरा रंगत और ये जहेज इस तरफ भी आते हैं। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। ये पार्टनर जो है ना वो चूज करना, और फिर उसकी वजह से भी शादियां डिले होती हैं क्योंकि आप ठीक पार्टनर आपको नहीं मिल रहा होता है, और जो कि अंडरस्टैंडिंग होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन हमारी यहाँ अंडरस्टैंडिंग बहुत दूर रह गई है, दूसरी मटीरियलिस्टिक चीजें बहुत ज्यादा हावी हैं। इस फैक्टर पे भी बात करेंगे, लेकिन गुलाम हुसैन अमान साहब, हम ये भी देखते हैं कि अक्सर जहां पर हमने स्टेबिलिटी की बात की, खवातीन की जो है लड़कों की तालीम मुकम्मल होने की बात की, तो अक्सर लोग यही चाहते हैं कि जनाब बैरून मुल्क रिश्ते कर दिए जाएं ताकि जो है वो लड़का भी स्टेबल हो, हमारी लड़की भी बाहर चली जाए, फिर वो बाकी लोगों को बुलाने का रास्ता भी बने। तो इस चक्कर में कि जब तक बेटी के बाहर जाने का नहीं होगा रिश्ते नहीं करते हैं, और फिर इसी चक्कर में बेटियां घरों में ही रह जाती हैं, रिश्ते टूटते भी हैं। इस तरह के कितने वाकयात आप देखते हैं गुलाम साहब? बहुत शुक्रिया आपका रिमशा। मैं बताऊँ यहाँ पर बहुत सारे ऐसे वाकयात होते हैं, बल्कि आजकल भी हो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो शादी का डिले का वजूहात है वो डिफरेंट हैं, और बरतानिया के अंदर बिल्कुल डिफरेंट है। क्योंकि यहाँ पर वैसे मैं बताऊँ कि जहेज का कोई ऐसा ये मामला तो नहीं होते कि लड़की की शादी इस वजह से डिले हो रही है, लेकिन यहाँ पर हमारे दूसरे सोशल इशू बहुत ज़्यादा हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई पाकिस्तान रिश्ता करना चाह रहा है, अगर रिश्ता कर भी दिया है, तो वहाँ से फिर यहाँ पर लाना पहले थोड़ा सा कदरे आसान होता था। उस वक्त एवरेज एज है वो भी कम थी। इस वक्त जो है वो एवरेज एज यहाँ पर शादी की लड़की के मामले में 30 साल, कम से कम 30 साल है एवरेज एज। 30 साल में लड़की की जाके यहाँ पर जो है शायद पहले ये थी 22, 23, 24 साल तक थी। वजूहत ये है कि अब एक इसको कहते हैं इनकम थ्रेशोल्ड कर दिया हुआ है कि जब जो भी स्पाउस पाकिस्तान से यहाँ पर आएगा, तो जो यहाँ पर उसका पार्टनर है, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है, उसको 18,600 पाउंड अपनी इनकम दिखानी है कि मैं इतनी इनकम है, तो वो जो वहाँ से स्पाउस आएगा उसको मैं यहाँ पर जो है वो उसमें जो है उसका गुजारा हो सकता है। लेकिन बाज़ औक़ात में कई फैमिलीज ऐसी हैं, उन्होंने लड़की को जो है वो इस तरह जॉब नहीं की होती है, इतनी जॉब नहीं होती कि वो इतनी इनकम शो कर सके, तो इसके लिए उनको टैक्स देना पड़ता है कई महीने। फिर टैक्स देने के बाद जब वो वहाँ पर वीज़ा अप्लाई करते हैं, कोई ऐसी रीज़न हो जाती है कि वीज़ा कोई ऐसी उसमें जो है वो कोई ऐसी लग जाती है कि भी इसको वीज़ा भी नहीं मिलना, तो फिर उसको 2-2 साल 3-3 साल फिर डिले में चला जाता है। तो बाज़ का लड़कियां यहाँ पर डिप्रेशन में चली जाती हैं कि उनकी शादी भी हो चुकी है, निकाह हो चुका है, लेकिन उनका जो पार्टनर है, हस्बैंड है, वो यहाँ नहीं आ सकता। तो इसमें कई साल समटाइम गुजर जाते हैं, और फिर अलहदगियाँ तक हो जाती हैं कि वहाँ पर वीज़ा नहीं लग रहा स्पाउस का। तो लड़की जो कहती है जी कि मैं मतलब नहीं लग रहा, तो मैं अपनी जो उम्र है वो ज़ाया कर रही हूँ। तो ये वाला यहाँ पर जो है ना, ये मसले भी बहुत ज़्यादा हैं कि जब आपका किसी का वीज़ा नहीं लगता तो
उस वजह से भी शादियां टूटती भी हैं और बाज़ का लोग निकाह करके आ जाते हैं खाली कि शादी बाद में करेंगे जब वीज़ा लग जाएगा, तो फिर वो वीज़ा नहीं लगता। और इसका शिकार सिर्फ खाली लड़कियां नहीं हैं, क्योंकि अभी जो दोनों पार्टिसिपेंट थी वो सिर्फ लड़कियों की बात कर रहे हैं, लड़के भी जो है वो लड़के क्या करते हैं, जब यहाँ पर आ जाते हैं तो वो अपने पीछे फैमिली को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। वहाँ पे छोटे बहन भाइयों की शादियों के ज़ाहिर है उनको सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। अपनी शादी जो है उनकी, मैं कहूँगा, इल्तवा का शिकार हो जाती है। कई साल जो है वो लेट हो जाते हैं। फिर दोबारा जब वो अपनी शादी करते हैं तो बाज़ औक़ात जो है वो इतने लेट हो चुके होते हैं कि अच्छा इस तरह का रिश्ता नहीं मिलता, कम उम्र की लड़की ले आते हैं, फिर यहाँ आकर फिर परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं। और दूसरा ये भी होता है कि बाज़ औक़ात कल्चरल क्लैश जो शादी है दूसरे यहाँ के कल्चर के अंदर करने से वो भी बाज़ औक़ात वो भी रास नहीं आती कि आप जो उनका ग्रोन अप होता है लड़के का, वो डिफरेंट पाकिस्तान में डिफरेंट कल्चर के अंदर डिफरेंट एटमॉस्फेयर के होता है। जब वो यहाँ पर आकर यहाँ की जो बोर्न लड़की है उससे शादी करता है तो वो उस परेशानी में भी आ जाता है कि वहाँ ज़ाहिर है एक कल्चरल क्लैश है, एक टोटल जो है वो डिफरेंट एनवायरनमेंट में आ जाता है। तो ये वाली काफ़ी सारी वजूहात हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। ये जो रिश्ते ढूंढे जाते हैं, बैरून मुल्क के रिश्ते ढूंढ दिए जाएं, लगता है लोगों को बज़ाहिर की ज़िंदगी बहुत आसान होने वाली है, सब चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। लेकिन जब गुलाम हुसैन अवान साहब बात करें तो इतना आसान कुछ भी नहीं लग रहा है और बहुत सारे चैलेंजेस यहाँ पर भी होते हैं। तो लोग कितनी डिमांड यही करते हैं कि जब तक बाहर का रिश्ता नहीं आएगा तो हम लड़की तो नहीं देने वाले। नहीं, इस तरह का नहीं है। लोगों की प्रेफरेंस अब अवेयरनेस आ गई है कि हमें जो है यहाँ का ही रिश्ता चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है वेरिफिकेशन ज़रा इजी हो जाता है। बाहर के उनको पता है, क्योंकि बच्चियों को जो यहाँ पे आते पड़ी हुई हैं, सर्वेंट अवेलेबल हैं, और जो मेरा ख्याल है जितनी आसानी पाकिस्तान में है वो बाहर नहीं है। जो बहुत सेटल्ड फैमिलीज़ हैं, लाइक बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, उनकी तो प्रेफरेंस यही है। जॉब होल्डर्स जो है वो थोड़ा सा प्रेफरेंस देते हैं इस चीज़ को कि चलें बाहर की ऑप्शंस हो। जिन लोगों का माइंड सेट है जी क्या कहते हैं, कंबाइन फैमिली में नहीं रहना, ज़रा इंडिपेंडेंट बच्चियां होंगी, उनकी कोशिश होती है कि लेकिन बाहर भी बहुत मसले मसाइल हैं। तो अगर सिर्फ कंप्रोमाइज़ किया जाए हर चीज़ में, चाहे शादी यहाँ पे हो चाहे बाहर हो, हर तरह के हालात में बच्चियों को एडजस्ट करने की आदत डाली जाए तो सारी जगह ही जन्नत बन सकती है। जहेज की वजह से रिश्ते कितने डिले होते हैं तहमीना? जहेज, देखिए जहेज की वजह नहीं जरा हम पैसे जमा कर रहे हैं अभी जी, ऐसा अब जहेज़ के नाम का डायरेक्ट नाम नहीं लिया जाता। वही बात है कि अब प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन देखी जाती है। लड़कियों में बहुत सारे लोगों के माइंड सेट हो गए हुए हैं, लाइक उनको फेयर कॉम्प्लेक्शन चाहिए, टॉल हाइटेड चाहिए, क्वालिफाइड बच्ची चाहिए। हर एक की ज़ुबान पे आजकल डॉक्टर लड़की है कि जी हमें एक बच्चा जो डॉक्टर इंजीनियर या CA लेवल तक का है, उससे जब भी रिक्वायरमेंट पूछी जाएगी वो कहेगा जी हमें डॉक्टर बच्ची है। पेरेंट्स का भी यही हाल है। तो मेरा ख्याल है पेरेंट्स अगर अपने बच्चों की थोड़ी सी तरबियत करें कि डॉक्टर इंजीनियर ठीक है, एक अच्छी क्वालिफाइड बच्ची होना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक डॉक्टर ही अच्छी माँ हो सकती है। एक पढ़ी लिखी किसी भी फील्ड से बच्ची जो है वो घर भी संभाल सकती है। और मेरा ख्याल है हमारे माशरे में या पूरी दुनिया में भी देखें अब रिवाइवल हो रहा है कि लोग जो है अब चाह रहे हैं कि ख़वातीन बच्चों को देखें। अमेरिका में अब ज़्यादातर वहाँ पे ये प्रेफरेंस भी दी जा रही है और उनको इनकरेज भी किया जा रहा है कि अब लेडीज़ जो हैं वो बच्चों को देखें, क्योंकि एक माँ, एक औरत जो अपने बच्चे को देख सकती है, मेरा ख्याल है कि वो और अपनी नस्ल को सही रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए या उनकी अच्छी तरबियत के लिए ज़रूरी है। ये जो बात हम कर रहे हैं नौशाबा कि गोरी रंगत देखी जाती है, फिर रहन सहन, चलना फिरना देखा जाता है, सारी चीज़ें देखी जाती हैं, उसके बाद जो है ना वो कोई रिश्ता तय किया जाता है। तो ये हमारे यहाँ ये कब हम इस चीज़ से निकलेंगे कि जब तक जी लड़की कम उम्र भी हो, लड़की गोरी भी हो, लड़की के बाल भी लंबे हों, खूबसूरत हों, तो शादी होगी, वरना जी हम रिश्ता करना नहीं चाहते। ये जो दिमाग है, ये जो चेंजेस हैं, ये किस तरह से आ सकते हैं? एक अरसे से इस पर बहस हो रही है लेकिन तब्दीली नहीं आई इधर। रिमशा, ये बातें जो अभी हो रही हैं ये अभी ज़्यादा एडवर्टाइज हो रही हैं, अभी ज़्यादा बात चल रही है। ये शुरू से ही जो है उन पर शायरियाँ हुई लड़कियों के ऊपर और फ़र्क रहे। अभी पिछले दिनों अगर आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हुआ
वो मासूम 2 बच्चों ने शादी कर ली। अब बच्चे नहीं हैं 18 साल 19 साल की उम्र। एक टाइम ऐसा था आज से 2-3 दहाइयाँ पहले कि यही एज थी जो शादी की राइट एज थी, लेकिन अभी हुआ तो उनका बहुत कई मजाक भी बनाया गया। फिर अगर कोई खातून आप बाहर से ले आए हैं शादी के लिए, कोई आपके कल्चर से मैच नहीं कर रही, तो उसके ऊपर बात। तो हमारी जो सोसाइटी में, मैंने अब ये कहा है ना, क्योंकि सोसाइटी ग्लोबलाइज्ड हो रही है, अभी हम कोई एक रिचुअल फॉलो नहीं कर सकते। हमारे पास बहुत मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हैं। हमारा जो मेन, अभी अगर हम इसके हल के ऊपर या बात के ऊपर आए, तो देखो मेन फोकस रिमशा ये कि सोसाइटी में हमने देखना है कि क्या ज़्यादातर मसाइल आ रहे हैं। ब्रेकअप्स के मसाइल क्या हैं? बेहरा रवि इतनी ज़्यादा फैल गई है कि उसके अंदर शादी को हमें हर हालत में प्रमोट करना है। ना सिर्फ प्रमोट करना है बल्कि शादी का जो है वो आसान उसको करना है। हम इसके लिए कतई तौर पर पेरेंट्स को भी ब्लेम नहीं कर सकते कि पेरेंट्स की वजह से अभी तो बच्चे बड़े खुद मुख्तार है। हमारी मेजॉरिटी जो देही इलाकों के अंदर है उसमें हमने देखा कि जो, अगर हम उन लोगों के लिए भी बात करें कि मेजॉरिटी बचपन के अंदर ही ये चाचे की मांग है, ये ताया की मांग है, और उन्होंने बचपन में ही बच्चियों के साथ नाम, बल्कि एक वो ज़माना भी था कि जब कुरान पाक से बच्चियों की शादी कर दी जाती थी अगर उसके लिए मैच अपने ख़ानदान का लड़का या उस कबीले का लड़का नहीं मिलता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह एटलीस्ट हम उस चीज़ से अभी बाहर आ गए हैं, थोड़ी सी अवेयरनेस बढ़ गई है। मगर शादी के कल्चर को प्रमोट करना, और फिर मटीरियलाइज जहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं, मर्द को चाहिए उसके साथ जो गाड़ी एक उसके पास बहुत अच्छी होनी चाहिए सोसाइटी में निकलने के लिए, उसके पास मोबाइल बहुत अच्छा होना चाहिए, और लेकिन उसके साथ जो खातून खड़ी होनी चाहिए वो या तो कोई मिस वर्ल्ड लगनी चाहिए या मिस यूनिवर्स लगनी चाहिए, खुद वो चाहे वो अल्लाह माफ़ करे अपने जो भी उनके मामलात हैं। तो ये जो आइडियल का चक्कर है ना, इसमें लड़कों ने लड़कियों को लेकर, देखिए प्लास्टिक सर्जरियाँ करवा रही हैं लड़कियों में इतना कॉम्प्लेक्स बेचारियों में डाल दिया जाता है कि उनकी जो तालीम माँ बाप ने दी है, जो उनकी तरबियत की है, जो उनके ऊपर टाइम लगाया है, वो उसको, और एक उसके लिए फिर लड़कियां हमारी इमोशनली बहुत ज़्यादा जो है उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है। एक तो अपने माँ बाप का घर छोड़ना, तालीम में सर्वाइव करना, खूबसूरती में अपने आप को मनवाना, हर प्लेटफॉर्म में लड़कियां हमारी अभी हमने देखा कि वो आ रही हैं। अब अगर हम इस किस्म के एटीट्यूड्स में हमारे जो बच्चे हैं या हमारे पेरेंट्स अपने बच्चों की तरबियत करेंगे, तो ये जो रिबेलियस एटीट्यूड हमारी बच्चियों की तरफ से आ रहा है, चाहे वो मार्च की शक्ल में बाहर आ रहा है, तो मेरे ख्याल में हम इस जो तफरीक जेंडर की है ना उसमें से निकल आएंगे। हमें लड़का और लड़की को उनके रोल्स डिफाइन करके, जैसे मेरी बहन ने कहा, हमारी बच्चियों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक औरत के लिए मैं समझती हूँ फिर बात दोबारा कि वो एक अच्छा इंसान प्रोड्यूस करे, वो सोसाइटी में एक ऐसा मर्द दे जैसा मर्द वो अब देखना चाहती है, चाहे वो उसके वालिद है, चाहे कोई भी आइडियलाइज उसने करना है। तो हमें प्रमोट करना है। बच्चियों में बच्चे पैदा करने का रुझान लिमिटेड ये भी नहीं है, एक फैमिली प्लानिंग के साथ 1 हो 2 हो, लेकिन वो बच्चे हो जिनके ऊपर वो सोसाइटी में एक अच्छे इंसान के तौर पर बाहर है। शादी को प्रमोट करें। खुदारा ये जो शक्ल सूरत है, हमने देखा मेकअप इतने आर्टिफिशियल है, मुंह धोकर सुबह वही दुल्हन बेचारी पहचानी नहीं जाती। तो आप प्लीज रियलिटी की तरफ आ जाएं, रियलिटी की तरफ आए, वही है कि नहीं। और ये जो है ना खूबसूरती के तस्वीर, और फिर रिमशा तस्वीर में आपने तस्वीर में इतने ज्यादा ऐप्स हैं, लड़कियों की तस्वीरें आपने दिखाई हैं 10, उसमें अपने पता नहीं क्या क्या लगाकर, असल हालत में जब लड़की देखो वो नहीं है, लड़का देखो तो वो नहीं है। तो इस किस्म के बहुत सारे मसाइल आ रहे हैं कि प्लीज आप जेन्युइन हो जाएं अपने साथ। नहीं, बाद में जो फिर ये जो उसके ऊपर आपको इत्मीनान होना चाहिए। ढूंढ के लाती हैं चांद सितारे वाली बहुएं, खूबसूरत लड़कियां जो लड़के ढूंढते हैं, बाद में फिर वो जो पछताते भी हैं, कहते हैं कि ये हमने क्या किया अपने साथ। तो जनाब ये तो बात हो रही है, हम बात इस पे भी करेंगे कि जो लड़के हैं उनकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब तक जनाब ये अच्छे पैसे नहीं कमाने लगेगा, पढ़ लिख जाते हैं, तब तक हम इसकी शादी नहीं करेंगे, चाहे वो लड़के के घर वाले खुद हों या फिर जो है ना वो लड़की के घर वालों के रिश्ता तब तक नहीं हो सकता। तो इसकी वजह भी ताखीर होती है, इसकी वजह से भी मसाइल क्रिएट होते हैं। इस पर बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। जो
लेजर टाइम है, ये जो मी टाइम जिसे हम कहते हैं ना कि अपने लिए वक्त निकालना, सेल्फ टाइम जो है वो कितना अहम है और अब हम नहीं देते, चाहे बड़े से बड़ा बिजनेसमैन हो या छोटे से छोटा बच्चा हो। अब तो लगता है कि किसी के पास भी किसी के लिए भी टाइम नहीं है। तो ये जो हम अपनी ज़ात से बहुत ज़्यादा दूर जाते जा रहे हैं, इसके हमारी अपनी पर्सनैलिटी पर क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं और क्या फिर खुद एहतसाबी के लिए ये जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हमारी ज़िंदगियों में बढ़ती जा रही हैं, उन सब से दूर रहने के लिए इस फारिग वक्त का होना जो कि सिर्फ मेरे लिए हो कितना अहम है। आज हम उस मी टाइम पे बात करेंगे, उस लेजर टाइम पे बात करेंगे। हमारे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे कराते हैं। किरण नाज ज्वाइन कर रही हैं, सीनियर एंकर पर्सन है। वेलकम टू द शो किरण, आज आपसे मिलकर यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। और साथ साथ वजीहा जफर हमारे साथ मौजूद हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से हम मौजूद हैं। वेलकम करेंगे वजीहा को शो में। और लाहौर स्टूडियो से मेरे साथ अली अब्बास मौजूद हैं जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं। वेलकम टू द शो अली। तो सबसे पहले हम जब बात करते हैं किरण के ये जो मेरा और आपका वक्त है, कितना टाइम रोजाना आप खुद को देती हैं? अच्छा, प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को ये कहते हुए सुना है कि आप के लिए कुछ ना कुछ जिंदगी में कम से कम 5 मिनट रोजाना आपके अपने लिए होने चाहिए। आप खुद कहीं बैठे हैं, एक मग आपके हाथ में हो, आंखें आपकी बंद हो, रिलैक्स हो, आप सोच रहे हो कि आपने सारा दिन क्या किया है। लेकिन बीइंग मदर मुझे अब लगता है कि मेरी प्रेफरेंस ये होती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम अपनी बेटी के साथ गुजारूं। तो ये प्रेफरेंस का डिफरेंस है। मुझे लगता है कि मेरा जो वो मी टाइम या क्वालिटी टाइम जो है वो मेरी बेटी के साथ गुजर रहा है, और शायद उस के साथ जो मैं टाइम गुजार रही हूँ, ये वाला टाइम है क्योंकि वो अभी छोटी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो वाला टाइम जो है वो शायद खुद एहतसाबी का भी है, लेकिन मैं उसके साथ बैठती हूँ तो मुझे इन चीज़ों का आइडिया होता है कि मैं उसकी तरबियत क्या कर रही हूँ। मुझे अपने बारे में पता चलता है कि मैं क्या उसको सिखा रही हूँ। तो शायद ये सब सारी माओं के लिए ना, सारी खवातीन के लिए स्पेशली, क्योंकि अगर मैं लड़कियों की तरफ चली जाऊंगी तो वह हमारे पास तो बच्चे ही नहीं है। कभी दिल हुआ किरण कि यार बस 5-10 मिनट कोई ना हो, कोई बात ना करे, कोई खामोशी, वो जो चाय के कॉफी के मग की बात की ना, तो वो बड़ी एडिक्शन अब हमें है काम के साथ साथ, तो कभी बोला यार बस अब आई नीड अ ब्रेक, मैं मुझसे नहीं होगा? अच्छा, अगेन वही वाली बात कि हर शख्स की अलग अलग लाइफ का, मेरी लाइफ जो है वो इतनी ज्यादा मुश्किल तरीन लाइफ है और इतनी बिजी लाइफ है कि मुझे अपने लिए टाइम नहीं मिलता। तो मेरे जहन में अब ये बात कभी आ ही नहीं सकती कि मुझे मेरे लिए कब टाइम मिलेगा। मेरे जहन में ये बात आती है कि मेरी बेटी के लिए कब टाइम मिलेगा। हाँ, उससे पहले, शादी से पहले ऑब्वियसली ये दिल चाहता था कि थोड़ा सा टाइम अपने लिए होना चाहिए, कुछ आपको अपने लिए सोचना चाहिए। और बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। हमारे पास प्रॉब्लम ये होता है कि हम जहाँ पर हमें अपना टाइम मिल भी रहा होता है ना, तो हमें पता नहीं चलता कि ये हमें टाइम मिल रहा है। आपको ब्रेक में थोड़ा सा टाइम मिल गया, आप कहीं बैठे हुए हैं, आपको टाइम मिल गया, लेकिन फिर वो ये जो है ना, ये मुसीबत अभी मैं कहूंगी तो फिर कहेंगे लोग कि देखो ऐसे कर, ये जो छोटा सा फितरा है ना, ये बहुत बड़ा फितरा है। ये बिल्कुल भी जरा वो टाइम को ऐसे पी जाता है कि पता ही नहीं चलता। तो इस पर भी एक तो मोबाइल पे भी आएंगे कि हम जब बैठे होते हैं फारिग तो भी अपने बारे में नहीं सोचते, अपने आप से बात नहीं करते, हम मोबाइल में लगे होते हैं। लेकिन जहां किरण ने अभी कहा कि मोटिवेशनल स्पीकर्स ये कहते हैं कि कम से कम 5 मिनट तो अपनी जात को जरूर दें। अली की तरफ चलते हैं। अली, क्या आप भी ऐसे ही कुछ कहते हैं या कुछ डिफरेंट जो है वो हमें इस बारे में राय रखते हैं आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला हबीबी सैयदना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। आप रमशा कभी गौर करें, हमारी दिन का आगाज़ वो जल्दी वर्ड से होता है। माँ का जो सबसे पहला वर्ड होता है जब बच्चों को उठाने के लिए, वो कहती है कि जल्दी उठ जाओ, लेट हो जाओगे। हस्बैंड को वो कहती है जल्दी उठ जाएं, आपको ऑफिस जाना है। उसके बाद जैसे ही जो हस्बैंड है वो गाड़ी चलाना शुरू करता है, उसको जल्दी होती है। आप सड़कों पे भी देखेंगे कि जल्दी जल्दी से वो सड़क पे अपनी गाड़ी चला रहा है। जैसे ही फिर वो दफ्तर में पहुंचता है तो जो बॉस साहब हैं वो कहते हैं कि जल्दी से ये काम असाइनमेंट मुझे करके दो। जब लंच का टाइम होता है तो आप अपने पियोन को, ऑफिस बॉय को कहते हैं कि मुझे जल्दी से खाना ला के दो, मैंने जल्दी से खाना खाना है। वो जल्दी से खाना खाता है। उसके बाद जब 4-5 बजते हैं तो वो घड़ी देखता रहता है और उसको घर जाने की भी जल्दी होती है। अब ये जो सारा हमारा मामला है ज़िंदगी का, वो जल्दी से शुरू होके, और रात को फिर माँ क्या कहती है बच्चे को, जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। अब हमारी ज़िंदगी ये जल्दी जल्दी में गुजर रही है। अब ये जल्दी जल्दी में नुकसान ये होता है कि इंसान अपनी जो लाइफ है उसको ना ऑब्ज़र्व कर पाता है, ना अपने अंदर झांक पाता है। क्योंकि अगर बर्तन को धोना हो तो वो अंदर से ज़्यादा उसको साफ़ किया जाता है, बाहर से अगर हल्का फुल्का पानी भी मार लिया जाए तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो इंसान अपने अंदर ज़्यादा वक्त गुजारेगा
एक तो उसकी पर्सनैलिटी में इनरिचमेंट आती है, कॉन्फिडेंस आता है, उसकी ज़िंदगी में ठहराव आता है। और अब ये लेयर टाइम मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है। दोस्तों के बगैर लेयर टाइम आप बड़ा कम ज़िंदगी में होता है गुजारे, जिसके दोस्त ज़्यादा हैं ज़िंदगी में। मैं हमेशा कहता हूँ अगर किसी की ज़िंदगी में लेयर और प्लेयर को अगर आपने गेज करना है तो आप देखें कि अगर उसके 5 दोस्त ऐसे हैं जिससे वो ज़िंदगी की तमाम बातें शेयर कर सके तो वो एक खुशकिस्मत इंसान है। जैसे हमें बॉडी में कॉन्स्टिपेशन होती है, इसी तरह ख़यालात की भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है इंसान को। अगर वो ख़यालात दूसरों के साथ शेयर ना करता रहे और उनकी बातें सुने और अपनी दिल की बात ना कहे तो उसके दिमाग में कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, और वो कॉन्स्टिपेशन फिर इंसान के स्ट्रेस का, एंजाइटी का और फ्रस्ट्रेशन का बायस बनती है। अच्छा, अब ये जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, फ्रस्ट्रेशन है, इस सब को निकालना कैसे है? जैसे कि अभी कहा कि दोस्त बड़े अच्छे थेरेपिस्ट होते हैं आपकी, जो है ना, अगर अच्छे हों तो वजीहा आप कैसे जो है ना वो फारिग वक्त गुजारती हैं? आप अपने आप को कितना टाइम रोज़ाना देखती हैं? और फिर माइंड रिलैक्सेशन के लिए ये मी टाइम, ये लेजर टाइम कितना ज़रूरी है जो हमें सिर्फ अपने आप को देना है, विदाउट एनी गैजेट, विदाउट एनीथिंग? लेयर टाइम की एक जहाँ तक आप बात कर रहे हैं तो मेरे लिए लेयर टाइम दिन में बहुत सारे ब्रेक्स होते हैं। हम बहुत सारी एनर्जी अपनी लगा रहे होते हैं बहुत सारे टास्क में। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट अगर मुझे बहुत सारे लोगों के साथ हैंडलिंग करनी है तो उसमें मैं उनकी एनर्जी भी अब्जॉर्ब कर रही होती हूँ। और सिर्फ मैं बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट नहीं, मुझे लगता है हमारी सोसाइटी में हर कोई स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी या किसी ना किसी नेगेटिव इमोशन का शिकार होता है और वो कोप करना मुश्किल हो रहा होता है। तो हर इंसान को ब्रेक चाहिए होती है। अब हमने ब्रेक का क्राइटेरिया क्या रखा हुआ है कि पूरे हफ्ते के बाद वो जो 1-2 दिन की गैप आएगा हम उसी दिन आराम से रेस्ट करेंगे, बाकी पूरा हफ्ता हमने स्ट्रेस का अंबार अपने सर पे रख लिया होता है। तो ब्रेक का मतलब ये नहीं होता कि आपको पूरा दिन चाहिए। लेयर टाइम, ब्रेक टाइम वो होता है कि जब आपको लगता है कि आपकी एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा कंज्यूम, आप अब्जॉर्ब कर चुके हैं नेगेटिव इमोशंस, अब आप हैंडलिंग नहीं कर पा रहे हैं, उसको डांट रहे हैं, दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ब्रेक चाहिए। यू नीड अ ब्रेक, यू नीड सम लेयर टाइम फॉर योरसेल्फ। वहाँ पे आप अगर उस ब्रेक टाइम में भी आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं या ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिसमें आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है कम होने की बजाय, तो वो लेयर टाइम आप बेसिकली अपने लिए स्ट्रेस टाइम बना रहे हैं। तो ज़रूरी ये है कि आप उस लेयर टाइम को किस टाइम पे रखते हैं, आपने क्या टाइम सेट्स किए हुए हैं, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, उस पे बेस करी होती है। हम लोगों ने लेयर टाइम को बहुत नेगेटिव उसका एक पैरामीटर उसके बनाए हुए हैं जिसकी वजह से हम लेयर टाइम होते हुए भी हम बेशक 1 हफ्ते के भी रेस्ट पे चले जाएं तो हम रिलैक्स नहीं होते मेंटली। सही, ठीक। तो अच्छा किरण, ये जो हम अभी बात भी कर रहे थे कि जैसे भी वजिया ने भी कहा कि भाई मोबाइल जब हमारी ज़िंदगियों में जब से आया है और फिर सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ ऐप्स हैं, सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म्स हैं कम्युनिटी इंगेजमेंट के, तो हम सब उसमें लगे रहते हैं। और फेसबुक देखा, इंस्टाग्राम देखा, अच्छा तो ये वहाँ गया हुआ है, देखो यार मैं नहीं गई। और फिर अभी हम ब्रेक में भी सवाल, मैं चाहूंगी कि आप खुद ही बात करें उस पे कि वो ये तो हमने अपने लिए तो नहीं रखा, फिर वो हम दूसरों को स्टॉक कर रहे हैं, नहीं रखा। और हमें ये समझ भी नहीं आ रही कि बेसिकली हम कर क्या रहे हैं। किसी दिन जब हम खुद एहतिसाबी के लिए बैठें तो अपने आप से जरा पूछें कि ये जो हम स्क्रॉलिंग करते रहते हैं ना, ये जो अंगूठा इस्तेमाल होता है मुसलसल, ये करते क्यों है? आपको किसी की लाइफ के बारे में जानकर करना क्या है? और हम बेसिकली कर ही रहे होते हैं, हम स्क्रॉल कर रहे हैं और हमारा कोई मकसद ही नहीं होता। उससे क्या होता है कि वो नेगेटिविटी आपके जहन में आ रही होती है। शादीशुदा लोग अपने शौहरों को परेशान कर रहे होते हैं, वो देखें उसकी बेगम ने ये किया, आपने तो मुझे ये दिलाया नहीं। लड़कियां, उनके अंदर एक अलग नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा होता है कि वो इतनी अच्छी लाइफ गुजारी है, मेरे पास नहीं है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये कि हमारे अपने अंदर सब्र शुक्र की आदत खत्म हो गई है। फिर हमने दूसरों के साथ अपना कंपैरिजन करना शुरू कर दिया। हम उन चीजों के ऊपर ध्यान ही नहीं देते जो अल्लाह ने हमें दिया हुआ है, हम उस पर सब्र शुक्र करते ही नहीं है। हमें अपना ब्रेक टाइम मिलता भी है तो उसमें हम ये नहीं सोचते कि हम खुद क्या कर रहे हैं या हम जिंदगी में दुनिया में आए किस मकसद के लिए हैं, क्या हमें करना चाहिए, क्या लाइफ के गोल सेट होने चाहिए। नहीं, हम ये देख रहे हैं कि कोई कर क्या रहा है, उसको क्या किसी तरह से बीट किया जा सकता है, या अगर हम अपने लिए कुछ करना भी चाहते हैं तो माजरत के साथ वो हम अपने लिए नहीं कर रहे होते, वो बेसिकली दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर इसी वजह से मैं कभी कभी जो है ना इस बात पे मुखालफत में आ जाती हूँ कि लोग, आप देखें बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिलेंगे, मुझे अपने सर्कल में ऐसे सारे लोग मिलते हैं
जैसे कि अभी डॉक्टर साहिबा बात कर रही थी कि छुट्टियों पे गए, वापस आए तो ज्यादा स्ट्रेस में आए, इसलिए क्योंकि आप बैठे रहे वो 15 दिन 10 दिन जो आपने दिए जहन को अपने, आप मुसलसल यही सोचता रहे कि आखिर मैं सामने वाले को बीट कैसे करूं। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा ये भी देखिए ना, अब अभी मुझे एक बात याद आ गई, मैं ट्रैवल करी थी कराची का, तो मुझसे किसी ने सवाल किया, मेरे कोलीग ने, कि आपकी एयरपोर्ट लुक क्या होगी। मैं हंसने लग गई, मैंने कहा नथिंग, मैं बस अपना बैग पैक और अपना बच्चा उठाऊंगी और निकल जाऊंगी, मुझे बस घर पहुंचना है। तो अब ये देखना, हम इतना डिजाइन करते हैं, अच्छा तो फलानी एक्ट्रेस ने ये कपड़े पहने थे तो आजकल तो जनाब उस लुक में ये चल रहा है, उसने वो ड्रेस ब्रांडेड पहन लिया तो मेरे पास क्यों नहीं है। तो अली ये सारे मसाइल ना सिर्फ खवातीन के साथ हैं बल्कि अब तो मर्द हजरात के साथ भी ऐसे ही सेम मसाइल हैं, कुछ डिफरेंस नहीं है। तो आपने अपनी ज़ात को कितना टाइम दिया, और फिर ये जो मोबाइल वाला मसला है कि हम फारिग होते हैं तो स्क्रॉलिंग में लगे रहते हैं, अपने लिए अपने बारे में खुद एहतसाब ही नहीं करते, देखिए दूसरों का एहतसाब बिल्कुल बचा कर रहे होते हैं। रमशा, जब इंसान के पास प्रोडक्टिव काम कम होगा और इंसान एक पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में अगर वो मसरूफ़ अपने आप को नहीं रखेगा, तो जो माइंड है ना, इसका अपना कोई माइंड नहीं होता। इस माइंड का ये बड़ा मसला है। अगर आप इसको मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में, मुख्तलिफ़ पॉजिटिव चीज़ों से अगर आप इसको भरते नहीं हैं तो ये फिर कुछ ना कुछ नेगेटिव ज़रूर करेगा। मैं रमशा मुर्गी से बड़ा इंस्पायर हूँ। मुर्गी का अगर मैं आपको एक किस्सा सुनाऊँ, मुर्गी है, अगर आप कंकरियाँ और दाने मिक्स करके मुर्गी के सामने डाल दें तो मुझे लगता है कि मुर्गी इंसान से भी ज़्यादा समझदार है। वो सारे दाने चुग लेगी और जो कंकरियाँ हैं वो वहीं रहने देगी। तो मेरे ख्याल से इंसान को ये हर एक्टिविटी और हर एक्ट को अपने सोचना पड़ेगा कि ये मेरी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर रहा है, क्या ये सोसाइटी में इससे पॉजिटिविटी फैल रही है या नेगेटिविटी फैल रही है, फिर एक्ट को शुरू करना चाहिए। अगर आप अपने आप को एनालाइज करेंगे, और एनालाइज तब करेंगे आप जब आप थोड़े देर के लिए रोज़ाना की बुनियाद पे मेडिटेशन करेंगे, और अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं तो सजदा ज़रा लंबा करेंगे, और अगर आप तस्बीहात करें तो ये भी आपके दिलो दिमाग में ठहराव पैदा करता है और आपका खुदा के साथ लिंक बढ़ाता है। जितना खुदा के आप करीब होते जाएंगे उतनी आप में जो कम्प्लेक्सिटीज़ हैं वो कम होती रहेंगी और आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता रहेगा। अब मसाइल तो हमारे साथ ये भी, नमाज पढ़ने खड़े होते हैं तो जाए नमाज में मोबाइल रख लेते हैं, और कहाँ जाना वो इस वबा से आप बचेंगे। जो बात कर रहे हैं सर, वो मेडिटेशन आपको सिखाता है ये फोकस। जब आप फोकस करते हैं ना, तब आपको पता चलता है कि आपका मकसद क्या है। सही बात, लेकिन फोकस ही हमारा इधर उधर सब चीज पे फोकस करें लेकिन किसी चीज पे फोकस नहीं होता। असद हमारे साथ मौजूद है मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम असद। वालेकुम सलाम जी, बहुत अच्छा टॉपिक है आपका। मैं शेयर ये करना चाह रहा था कि हम उस वक्त तक सही काम कर ही नहीं पाएंगे जब तक हम लेयर टाइम जो अपने लिए नहीं निकालेंगे। ऑटोमेटिक है, निकल आता है, लेकिन एक जो इशू है वो ये है कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन टाइम को मैनेज करना कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखा ये जाता है कि दफातर के अंदर लोग बाहर खड़े होते हैं, टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, काम कर नहीं रहे होते, फजूल चीजों में लगे रहते हैं। अच्छा, उसके बाद जब शाम में घर जाते हैं तो सारा टाइम दोस्तों को दे देते हैं, बाहर निकल के अपने घर में टाइम नहीं दे रहे होते। इस तरह की जो चीजें हैं वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन मैनेज करना कितना इंपॉर्टेंट है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वजीहा, जब बात हो रही है कि कितना वक्त कैसे दें, खुद को कैसे दें, और फिर मैं आपसे ये असद वाले सवाल का जवाब भी, और फिर ये भी बात कि हमें अपनी ज़ात के लिए अपनी खुद एहतसाबी कितनी ज़रूरत है, ताकि आप अपने जो है ना वो माइंड को भी रिलैक्स कर सकें, आप अपनी जो चीज़ें आगे आपने करनी है उनको बेहतर कर सकें। जब आप ही अपने आप को जज नहीं करेंगे तो आप अपनी लाइफ में बेहतरी कैसे लेकर आएंगे, अपनी एबिलिटीज़ को कैसे इम्प्रूव करेंगे? वजीहा। अच्छा, मैं इसके लिए एक छोटी सी टेक्निक है जो मैं अक्सर अप्लाई करती हूँ, और इस टेक्निक को अप्लाई करने के बाद मुझे कोई और टेक्निक अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर ये मैंने टाइमली अप्लाई कर दी है। यहाँ पे दो चीज़ें आई हैं तो मैं इसके थ्रू दोनों को कवर करना चाह रही हूँ। टाइम मैनेजमेंट पे भी और लेयर एक्टिविटीज़ की भी बात हो रही है। जब भी हम, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, जब हम फारिग होते हैं तो ज़्यादा शैतानी ख्यालात हम पे अटैक करते हैं। तो मेन चीज़ ये होती है कि जब भी
आपको अपने आप से लेकर या अपने इन्वायरमेंट से लेकर हमें कंप्लेन बहुत होती हैं। आपको विद इन सेकेंड्स ना आपका ब्रेन प्रोसेस करता है जब वो आपकी कमांड लेने के लिए तैयार होता है। आपको जब भी कोई थॉट आए विद इन सेकेंड अगर आप उसका फ्लो चेंज कर देते हैं विद इन सेकेंड्स, लाइक आप उसमें कोई भी थॉट पॉजिटिव ऐड कर देते हैं या खुद ही उस थॉट को जो अगर नेगेटिव थॉट है उसको डिफरेंट अल्टरनेटिव वेज में खुद ही आंसर करते हैं तो विद इन सेकेंड्स वो थॉट खुद ही डाइवर्ट हो जाती है। लेकिन अगर आप उस कुछ सेकेंड्स के अंदर उन थॉट्स को और ज़्यादा प्रोसेस करते हैं नेगेटिवली तो 80% चांसेस होते हैं कि वो इतनी डिस्ट्रक्टिव हो ना मेंटली जितनी वो उस प्रोसेस के बाद हो जाती हैं। तो बेस्ट स्ट्रेटजी ये होती है कि आप ऑन द स्पॉट उसी टाइम अपने ब्रेन को शट अप कॉल दे दें, स्नप कर दें अपने उस थॉट को, और बाद में हम कहते हैं ना कि इसके बारे में सोचना है, आप बाद में तसल्ली से सोचें जब आप थोड़ा हेल्दी माइंड के साथ बैठे होंगे, प्रोडक्टिव वे में सोच रहे होंगे। एकदम जब हम डीलिंग पे आते हैं वहाँ से हमारे काम खराब होते हैं। वो जो जल्दबाजी वाली बात कह रहे थे अली, तो ये बहुत मैटर करता है कि हम थॉट्स में बहुत जल्दबाजी करते हैं। ठीक है, तो एक कॉलर हमारे साथ हैं, अब्बास अटक से हमें कॉल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्बास, क्या कहना चाहते हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। हमेशा मेरी आज का बड़ा मौजू, आपके तीनों मौजू बड़े अच्छे थे, शादी वाला भी, अभी जालिब साहब को भी सलाम जी, और आज का जो प्रोग्राम है जी, ये आपके मैं वजह से इत्तेफाक भी करता हूँ कि हम नेगेटिव सोच रहे हैं। ये नेगेटिव सोच तभी खत्म हो सकती है हम मसरूफियात हमारी, हमारे पास कोई लॉजिक होता नहीं है, हम दूसरे को मसरूफ रखने के लिए सारे काम करते हैं। और अली अब्बास जो भी कह रहे हैं ये भी बात ठीक है, लेकिन इसके लिए करना क्या चाहिए? नेगेटिव थिंक हमारे पास पहले आती है, पॉजिटिव बाद में आती है, और जब ये खत्म होगी तो तमाम मसले हल हो जाएंगे। सही, चलें तो अब जरा इस तरफ भी बढ़ते हैं जो अब्बास बात कह रहे हैं कि ये जो मी टाइम है ये कैसे निकाला जाए और फिर क्यों निकाला जाए, हम इस पे भी बात कर रहे हैं साथ साथ। तो किरण, कभी सोते वक्त जो है ना, वो जब बेटी सो जाती है आयशा, तो उसके बाद जो है ना कभी सोचती हैं अपने बारे में, या जो है ना अक्सर लोग, क्योंकि मेरे साथ भी होता है कि आप जो है ना सोने से पहले 5-7 मिनट अपना जो आप सोचते हो कि आज मैंने ये किया, ये सही हुआ या गलत हुआ, तो आपकी क्या प्रैक्टिस रहती है और फिर हमें क्या करना चाहिए? बेसिकली मुझे जो ऐसा लगता है, जो मैं प्रेफर भी करती हूँ और मैं सजेस्ट करती हूँ लोगों को कि आप ये करें, आपको अपनी लाइफ में एक बड़ा पॉजिटिव चेंज नजर आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जब फैमिली के लोग साथ होते हैं ना, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी, तो हम ये मोबाइल अपने रूम से बाहर कर देते हैं। सही। और ये एक अनस्पोकन डिसाइडेड है कि हमारे घर पे जब हम साथ होंगे, जब फैमिली टाइम होगा, जब क्वालिटी टाइम होगा, मोबाइल फोन यूज नहीं होगा। गुड। ना कोई कॉल आएगी, और अगर कॉल आती है तो हम रिसीव नहीं करते, अगर कोई मैसेज होता है तो हम देखते नहीं है। वो फैमिली का प्रॉपर टाइम होता है। उसके बाद जब बेटी सो जाती है तो नॉर्मली तो ये होता है कि मैं उससे पहले ही सो जाती हूँ लेकिन यूजुअली जब कभी ऐसा होता है कि अगर पहले वो सो जाए कभी भी फॉर्चुनेटली और फिर मुझे सोना पड़े, तो हाँ ये होता है। मैं अपने आप को, और सबसे ज़्यादा क्योंकि हर किसी का एक मकसद होता है ज़िंदगी का, और मेरा और आपका हमारा एक ही मकसद है, हमारा काम हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखता है। तो मेरी फिर मेरी अपनी कोशिश ये होती है मैं अपने काम के बारे में सोचूं, मैं अपने काम के साथ कितना जस्टिस कर पाई, क्या कर पाई, मैं उसके बारे में सोचती हूँ, मैं अपने बारे में सोचती हूँ। फिर इससे कभी भी, अच्छा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं मिस कर रही थी, मैंने कभी भी अपनी लाइफ में अल्हम्दुलिल्लाह अपना कंपैरिजन किसी के साथ नहीं किया। सही, बिल्कुल सही। और मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है। वो जो आप स्कूल में सीखते हैं ना, एक कंपटीशन होता है, एक हेल्दी कंपटीशन होता है, कौन आ रहा है, वो दूसरी लाइफ होती है। वो शायद बच्चे की हद तक सही होती है, और अब तो स्कूल्स में से भी इस चीज का कॉन्सेप्ट निकल रहा है कि वो बच्चों को ये सिखाएं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वो लाइफ की रेस तो बता रहे हैं, लेकिन अब जीतने और हारने वाला 1, 2, 3 नंबर नहीं है। और शायद यही वो प्रैक्टिस है जो हमें भी अपनी लाइफ में रखना चाहिए कि हमें अपनी जंग जीतनी है, हमें अपनी जंग जीतनी है, हमें अपनी जिंदगी को एक उसके अंदर एक तवाज़ुन रख के, बैलेंस रख के उसको आगे लेकर चलना है, न कि दूसरे लोगों के साथ हमने अपना कंपटीशन रखना है। लेकिन स्टेप फॉरवर्ड हम अगर खुद करते रहेंगे तो ये हमारी कामयाबी। अच्छा, दूसरों को देख के जब आप कंपटीशन में, हेल्दी कंपटीशन इज फाइन, लेकिन वही वाली बात आ जाती है कि दूसरों को देख के अगर इसके पास ये है तो जनाब मुझे भी यही मिलना चाहिए। तो आसान लफ्जों में वो जो हम कहते हैं ना, कौवा चला हंस की चाल, अपनी भी भूल गया, फिर ये वाला सिचुएशन हो जाता है। ये होता है बिल्कुल। तो अली, क्या करना चाहिए, कैसे अपने लिए वक्त निकालें? वक्त सबके पास होता है, लेकिन प्रायोरिटी कैसे सेट की जाए, और फिर बेस्ट टाइम क्या है अपने साथ वक्त गुजारने के लिए? सुबह उठे तब, या फिर रात को सोने से पहले खुद से बात करें, क्या करें? रमशा, सबसे पहले बात ज़रूरी ये है, ये दिल और दिमाग वही होना चाहिए जहाँ पे जिस्म हो। अगर आपका जिस्म किसी और जगह पे है और दिल और दिमाग किसी और जगह पे है, तो आप चीज़ों को ना एंजॉय कर सकेंगे और ना फोकस कर सकेंगे।
और आप एक जुमला अक्सर सुनती होंगी कि मैं बड़ा मसरूफ़ हूँ, मैं बड़ा बिज़ी हूँ। मैं तमाम लोगों को ये आज बात कहना चाहता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि मैं बड़ा मसरूफ़ हूँ, मैं बड़ा बिज़ी हूँ, एक्चुअली दे आर डिसऑर्गेनाइज्ड पीपल। वो लोग एतबार नहीं करते दूसरों पे, उन्होंने अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप नहीं की, वो गले पे खुद जफ्फी डाल के बैठे हुए हैं, वो ना किसी पे एतबार कर रहे हैं। अगर घरों में माएँ हैं तो वो माएँ जो हैं अपनी जो उनकी बहू है उसको भी काम ठीक तरह से नहीं करने दे रही, वो सर पे खुद बैठी हुई है और वो कह रही है कि मेरे मुताबिक आप चलते रहो। तो जो लोग दुनिया में लोगों पे एतबार करते हैं और अपने जो काम हैं वो दूसरों को डेलीगेट करते हैं और फिर बाद में कहीं ना कहीं हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद अकाउंटेबिलिटी लेते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में सुख ही रहते हैं। अगर आप हर कुछ अपने हाथ से करना चाहेंगे, हर वक्त गले में बैठेंगे, हर वक्त आप कहेंगे मैं यही खुद काम करूं और अपनी जो चीज़ें हैं और अपना जो प्रॉफिट है वो किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, तो ज़िंदगी में खपते रहेंगे और खपते खपते ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी उनकी। ठीक, तो बड़ा जो है ना मशहूर है ये टर्म भी वजीहा कि आपने मेडिटेशन करनी है। कौन कौन से तरीके हैं? सबसे बड़े तो सबसे पहली चीज़ तो हम नमाज पढ़ लें तो आधे मसाइल तो हमारे वैसे ही हल हो जाते हैं, ज़िंदगी के भी, हमारी पर्सनल जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारी जिस्मानी भी, तो बहुत सारी चीज़ें तो इससे कवर हो जाती हैं। और कौन सी वेज़ हैं जिन्हें हम अपना सकते हैं और अपने आप को अगर वक्त दें तो वो आपकी ग्रूमिंग का भी सबब बन सकते हैं और आप रिलैक्स भी हो सकते हैं जिसकी वजह से? अच्छा, लेयर टाइम के हवाले से जो आप बात कर रही हैं उसमें भी हम पर्सनल ग्रूमिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, लेकिन हमें अपना पता नहीं होता। मैं अक्सर लोगों से, अक्सर क्लाइंट से जब ये क्वेश्चन करती हूँ कि हमें किन चीज़ों मूवमेंट करनी है, तो कुछ पर्सनालिटी प्रोफाइल जब बनाई जाती है तो उसमें वो कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ ही नहीं आती कि क्या चीज़ है जिसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। वो 2-3 चीज़ें जो लोगों ने बताई होती हैं वो ही पता होती हैं, खुद अपना जो है ना मुहासबा नहीं किया गया होता। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें अपना पता हो कि हमारी पर्सनालिटी कैसी है। अब उसमें मेन जो स्ट्रेटजीज, टेक्निक्स या तरीके यूज़ किए जाते हैं, मेडिटेशन बहुत कॉमनली अप्लाई किया जा रहा है और कुछ लोग थोड़ा इसको एज अ फन भी ले रहे होते हैं कि आज तो हमने मेडिटेशन की, हफ्ते में 1 दफ़ा कर ली या महीने में 1 दफ़ा कर ली। हम लोगों ने ना बहुत सारा मशगला बना लिया होता है, हर चीज़ को फन ले लिया होता है। मेडिटेशन आप दिन में, ये नहीं कि हफ्ते में 1 दफ़ा, आप दिन में बार बार भी कर सकते हैं। मेडिटेशन का मतलब ये होता है आपने अपने ब्रेन को, अपने माइंड को रिलैक्स करना है और स्टॉप करना है ये जो आपकी इन्वायरमेंटल सारी थॉट्स आ रही है और आपके अंदर जो एक इंटरनल एक प्रोसेस चल रहा है। तो बेस्ट चीज़ ये होती है कि आप उसी टाइम अपने आप को उस इन्वायरमेंट से डिटैच करें जब आपको लग रहा है कि टॉक्सिक इन्वायरमेंट हो रहा है। आप जब खुद इतने टॉक्सिक हुए होते हैं, आपका इन्वायरमेंट आपको इतने इमोशंस नेगेटिव दे रहा होता है, उस वे में आप डील नहीं कर सकते, वहाँ पे हैंडलिंग आपकी बहुत ख़राब होती है। मेजर जो हमारा इशू है वो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, इंटरनल डायलॉग्स हमारे नेगेटिव हैं, हमारा लोगों से बात करने का तरीका नेगेटिव है। हम बाद में सोचते हैं, पहले इमोशनली उसको इंटरप्रेट करते हैं। मेंटली आप पहले उस चीज़ पर आएँ, लॉजिकली हैं। लॉजिकली आप तभी आ सकते हैं जब आपको अपने इमोशंस को हैंडल करना आता है, क्योंकि हमारे इमोशंस पहले ट्रिगर होते हैं, उसके बाद हमको डिसीजन लेते हैं। तो हमारी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो इमोशंस के गिर्द सर्कुलेट कर रही है, वो हम मेंटली लॉजिकली उसको नहीं लेके चल रहे। हो सकता है कि जो चीज़ मेरे लिए इमोशनली डिफरेंट है वो उस पर्सन के लिए कुछ और हो। तो यहाँ से मेजर प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं जब हम एक ही पर्सपेक्टिव में सारी दुनिया को देख रहे होते हैं। और देखें ना कि इतने सारे मसाइल का हल निकालने के लिए आप यकीन करें कि जब आप सोचेंगे, अपने आप से बात करेंगे, आप सारी दुनिया से लगे होते हैं, आपको अपना ही नहीं पता होता कि आखिरकार मैं क्या चाह रहा हूँ, उसके बारे में रिलैक्स होना और अपने आप को जो है ना वो एक सेल्फ स्टेट में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके लिए यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने आप को वक्त दें, अपने आप को सब कुछ समझें, अपनी ज़ात को टटोलें और अपना एहतिसाब करें, तो फिर आप ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। किरण, अली अब्बास और वजिया, आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में वक्त हो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे अपने अगले सेगमेंट में। देख सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
हमारे हाजमे का निज़ाम है ये क्यों ख़राब हो जाता है और हम इसके साथ किस हद तक ज़्यादती कर देते हैं जब हम खाने में ज़्यादती करते हैं और फिर परेशान रहते हैं कि जनाब ये जो मैंने मुर्ग मुसल्लम खा लिए, जो मैंने चटपटे खाने खा लिए हैं या जो ओवर ईटिंग कर लिए जिसकी वजह से जो है ना वो परेशानियाँ होती हैं। और फिर बहुत सारे लोगों को जो है ना वो फिज़िकल इशूज़ भी होते हैं, बीमारियाँ भी होती हैं जिसकी वजह से उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सही तरीके से काम नहीं करता। तो ऐसे लोग क्या कर सकते हैं और जिनका ये निज़ाम हाजमा जो है वो ख़राब रहता है, उनके लिए आज हम बहुत सारी रेमेडीज़ और उनके मसलों का हल लेकर आ रहे हैं। तो हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ कराते हैं। डॉक्टर ईसा मेरे साथ मौजूद हैं, फाइनली इन कराची स्टूडियो। आपसे मिलकर अच्छा लग रहा है, कैसे हैं आप? भाई ठीक है। और साथ साथ मेरे साथ डॉक्टर कामरान शफीक साहब मौजूद हैं जो कि गैस्ट्रो एंटरोलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ लाहौर स्टूडियो से मौजूद हैं। सो वेलकम टू द शो डॉक्टर कामरान। सबसे पहले ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो डाइजेस्टिव इश्यूज हैं बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, क्या वजह है इसकी? बहुत ज़्यादा ऑयली खाने खाते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, या और कौन से मसाइल हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह, शुक्रिया आपका, मुझे आपने बुलाया इस प्रोग्राम में। मैं इस प्रोग्राम की वजह से ये कहूँगा आपको कि हम बहुत ज़्यादा बाहर खाना खा रहे हैं और वो जो ग्रीजी प्रोसेस फूड जिसे जंक फूड कहते हैं उसमें आपके स्पाइसेस हैं, उसमें आपका फ़ैट कंटेंट, चर्बी बहुत ज़्यादा है। उसके मैं आपको दो कंपार्टमेंट में बताऊंगा। एक तो ये कि जब आप ये सब चीज़ें खाते हैं, ठीक है, फैटी फूड जिसमें सॉल्ट इंटेक ज़्यादा होता है, फिर आप शुगरी ड्रिंक लेते हैं, आपका वज़न बढ़ता है, आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है, आपकी खून में चर्बी बढ़ेगी, आपका फैटी लिवर होगा, आपको डायबिटीज़ का ख़तरा, आपको हार्ट अटैक का ख़तरा, आपको फालिज का ख़तरा, इवन यंग बच्चियों में एक्नी का ख़तरा, मतलब इंसिडेंस बढ़ जाता है एक्नी का। उसके अलावा मुख्तलिफ कैंसर्स जो हैं वो आपको हो सकते हैं। फिर आ गया जब हम बाहर से खाते हैं तो हमें साथ इन्फेक्शंस मिलती हैं, जो मैं आए दिन हर रोज़ क्लिनिक में देखता हूँ कि हम बाहर से जब खाना खाते हैं तो हमें कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से हमें टाइफाइड मिलता है, हमें हेपेटाइटिस ए मिलता है, हेपेटाइटिस ई जिनको हम पीला यरकान कहते हैं। उसके अलावा हमें फूड पॉइजनिंग बहुत कॉमन है, एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस कहते हैं। ये सारी चीज़ें कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से होती हैं। बाहर जितने हम जब खाना खाते हैं तो हाइजीन मेंटेन नहीं होती। आपको भी वॉश हैंड करने चाहिए। जब आप शादियों पे भी जाएं, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सैलेड अनकुक चीज़ ना खाएं, जो भी चीज़ खाएं पाइपिंग हॉट हो और वही आप खाएं और कोई अनकुक फूड ना खाएं। तो ये अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इन्फेक्शन का बर्डन बढ़ता जा रहा है। और इसके अलावा हेलिकोबैक्टर, वो भी आपको कंटेमिनेटेड फूड और पानी से मिलता है और हेलिकोबैक्टर की वजह से सही, और ये एक दो मिनट और देते हैं। हेलिकोबैक्टर की वजह से फॉर एग्जांपल और या फूड पॉइजनिंग की वजह से आपको एब्डोमिनल पेन है, आपको वॉमिटिंग, डायरिया, आपको बुखार होगा, आपका वज़न भी है, अगर क्रॉनिक इन्फेक्शन हो जाए उसके अपने मसले हैं। तो ये सारे मसाइल जो है ना, इसके लिए लोगों को क्रॉनिक कंडीशन में चल जाते हैं। एक इरिटेबल बाउल सिंड्रोम सुना होगा आपने, इनके लिए आपको टेस्ट भी अवेलेबल हैं, आपको टाइम पे टेस्ट करवा लें, इनका बड़ा अच्छा इलाज भी अवेलेबल है। सही। अच्छा, तो इस समय अक्सर हम जो काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं, तो ये जो हम खाने पीने में चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी वजह से होते हैं, बाहर ओवर ईटिंग भी, लेकिन घर में भी बहुत सारे लोगों को ये मसाइल रहते हैं, जो लोग सिर्फ घर में खाना खाते हैं। क्या वजह है इसकी? जी, कुछ प्योर नहीं मिल रहा। सबसे पहले तो एक इंसान को ये जानना चाहिए कि उसकी 95% बीमारियों का रास्ता मैदे से होकर गुजरता है। सही। यानी कि हम कहते हैं अगर मैदा खराब हो जाए तो ये बीमारियों की माँ है। तो सबसे नंबर 1 कि आप लाइफ स्टाइल जो है उस पर गौर करें। अगर आप लाइफ स्टाइल गौर नहीं करेंगे, उसको बदलेंगे नहीं, तो डॉक्टर आपकी दवाइयां बदलता रहेगा। सही। सबसे पहले अल्लाह ताला का निज़ाम देखें कि बॉडी कनेक्टेड टू सोलर है। सूरज निकलता है तो मैदा कहता है मुझे लकड़ी पत्थर दो, मैं हजम करूं। हम पाकिस्तानी अक्सर चाय पापे दे रहे होते हैं। सूरज डूबने के बाद आपका मैदा 80% काम नहीं करता, हम कढ़ाई पिज़्ज़ा खा रहे होते हैं। बहस अलग है कि बाहर का कितना खाना है, घर का कितना खाना है। ये लोग जानते हैं कि बाहर हमें क्या मिलता है और घर में क्या मिलता है, लेकिन आपको उन चीज़ों को ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए जो बेकरी आइटम कहलाते हैं, जो बहुत सारे स्वीट्स होती हैं, आर्टिफिशियल स्वीट्स हम खा रहे हैं। फिर हम जो मार्केट से मसालों से लेकर जो चीज़ें लाते हैं उनमें वो केमिकल होते हैं जो उनकी ज़िंदगी को ज़्यादा बढ़ा देती हैं। यानी कि एक चीज़ पता है फ्रोज़न फूड है, वो 2-3 दिन में ख़राब होना है, उसमें ऐसा केमिकल ज़रूर होगा कि उसको 6 महीने ज़िंदा रखे। अब लाइफ हमारी ऐसी हो गई कि हम ज़्यादातर वो चीज़ें खा रहे होते हैं।
तो खाने पे आपने ख्याल तो बहुत रखना है। अच्छा, उसके बाद फिर हमारा जो सेकंड मसला है, सबसे बड़ा मसला, हम खाना खाकर नवाले को फेंक देते हैं नीचे। नवाला जब तक मुंह में कीमा नहीं बने, वो उसकी शक्ल इस तरह नहीं बने, तो आपको नीचे निकलना नहीं चाहिए। सही। तो एक तो आप आराम आराम से खाएं, सुन्नत भी अदा हो रही है, बीमारी से भी बच रहे हैं। फिर सेकंडली ये कि खाना खाने से पहले पानी पिए ताकि खाने वाला रास्ता थोड़ा सा सॉफ्ट और नरम हो जाए। फिर बिटवीन ज़रूरत पड़े तो पानी पी लें। खाने के ऊपर पानी एक कतरा भी नहीं पीना चाहिए। अगर बहुत मजबूरी हो तो आप एक आधा कतरा ले लें, अदरवाइज पानी खाने के ऊपर और सुन्नत में भी मना है। तो एक तो हमारा ये जो लाइफ स्टाइल है, सेकेंडली जो अफेक्टेड करती है चीज़ें, रात को आपका नींद अच्छी नहीं है, आप सो ही नहीं रहे। एक तो ये प्रॉब्लम। सेकेंडली प्रॉब्लम ये है कि आप खाना खाने के बाद आपकी कोई एक्टिविटी नहीं है। फिर उसके बाद आपने गौर किया कि आप ज़्यादातर बाहर से चीज़ें खा रहे होते हैं, आपको ये भी नहीं पता हो रहा होता है कि इसमें कैलोरीज कितनी है, क्या मैंने ली है, उसको इतना बर्न किया है या नहीं किया है। तो उसकी वजह से फिर बॉडी में गैसेस बनना, एसिडिटी का होना, ब्लोटिंग हो जाना, मैदे के इतने मसाइल बढ़ जाते हैं। तो फिर वो चंद टैबलेट्स हैं, लोग बेचारे। देखिए ना कि अक्सर ये भी होता है डॉक्टर कामरान, और ईसा भाई से भी बात करेंगे, कि अक्सर लोग खाना खाया, जैसा कि अभी आप भी कहते हैं कि प्रॉपर खाने के बाद चहलकदमी नहीं की, कम से कम 40 कदम ही चलने कहा जाता है, नहीं लोग चलते। खाना खाया 5 मिनट के बाद या तो टीवी काउचेस पे बैठ के टीवी देख रहे हैं। तो ये खाना खाने के बाद एक तो मूवमेंट, चलना, ये कितना इंपॉर्टेंट है। खाना खाते ही लोग बिस्तर पे लेट जाते हैं। रात में मील कैसा लें, अगर ये सब ये प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो उससे कौन सी बीमारियां होती हैं फिर डॉक्टर कामरान? जी बिल्कुल, ईसा भाई ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। हमें च्यूइंग करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें टीवी नहीं देखना चाहिए। हम सब टीवी देख रहे होते हैं और साथ साथ खा रहे होते हैं और ज़्यादा खा जाते हैं। और लेट नाइट जो हम खाना खाते हैं उससे वज़न बढ़ता है आपका, ये तो बिल्कुल प्रूवन है, इसमें कोई शक नहीं जी। और दूसरी बात ये कि हमें चाहे हम घर में खाएं, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक बेक पोटैटो 100 ग्राम, उसके अंदर कैलोरीज 93 कैलोरीज हैं और 0.1 ग्राम फैट है। वही 100 ग्राम आप फ्रेंच फ्राइज खाएंगे तो 315 कैलोरीज हैं और उसके अंदर 15 ग्राम फैट है। तो हमें रात को कम खाना चाहिए, हमारा नाश्ता अच्छा होना चाहिए, लंच उससे मॉडरेट में खाएं और शाम को हम थोड़ा सा लाइट लें और डेफिनेटली वॉक करनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि जो फूड हम बाहर बात कर रहे हैं, आजकल तो हमारे अपने घरों में इतना ज़्यादा ग्रीजी फूड, प्रोसेस फूड और टेक अवेज आते हैं, आप घर में खाते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे हमारी यंग जनरेशन दे आर गेटिंग फैटर एंड इट्स नॉट पाकिस्तान, पूरी दुनिया में इस वक्त फैटी लिवर इज़ द बिगेस्ट इशू एंड द बिगेस्ट इंडिकेशन फॉर लिवर ट्रांसप्लांट। हमारे लिवर फेल हो रहे हैं, हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है और ये यहाँ हम जिंदगी और अपनी यंग जनरेशन को अर्ली कब्र में पहुँचा रहे हैं इस जंक फूड से। तो आई थिंक चाहे हम घर में खाएं ऐसा फूड, चाहे बाहर खाएं, उससे ये मसाइल हैं और रहेंगे। टोटली अवॉइड करना चाहिए कि बुरी तरह जाके तबाही मचाता है आपकी बॉडी के अंदर। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अच्छा, एक और चीज़, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने शुरू में बात की थी, तो बहुत सारे लोगों को जिनका मैदा ठीक काम नहीं करता, एक्नी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखें, नंबर 1 तो आप, मैंने कहा ना, जितनी बीमारियां 95% रेशो बताया उसका ताल्लुक मैदे से। जी। आपका घर यही है जहां से बीमारी ने बनना है, तो उसको क्लीन रखने के लिए पहले तो जैसे मैंने बताया अपना लाइफ स्टाइल चेंज करें, नाश्ता अच्छा कर लें, दोपहर में आप खाना जरूर खाएं लेकिन ज्यादातर सैलेड फ्रूट खाएं अगर आपने हेल्दी रहना है। घर में से 3 चीजों को निकाल दें, एक सफेद चीनी को निकाल दें, सही, एक फार्मी मुर्गी को निकाल दें, ठीक है, और घर में से तेल निकाल दें, सरसों का तेल लें, राई का तेल लें, या फिर आप जो मूंगफली है उसका तेल ले लें, ये हेल्दी तेल है। सही। और आप यकीन करें, मेरे घर में बच्चे बड़े शौक से खाते हैं और इनके जायके भी बड़े अच्छे हैं। तो आप इन केमिकल से मिनिमम जितना अपनी ज़ात को बचा सकते हैं वो तो बचाएं। फिर सेकेंडली, अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है तो मार्केट में एक हर्बल किसी भी शॉप से मिल जाएगी, जर्मन कैमोमाइल, ये फूल है। अच्छा, जर्मन कैमोमाइल अगर मांगेंगे तो थोड़ा महंगा मिलेगा, इसको उर्दू में बोलें गुले बाबूना, तो सस्ता मिलेगा।
हमारी कौम इम्प्रेस होती है ना अंग्रेजी से। तो गुले बाबूना आप भी इम्प्रेस करने के सारे तरीके जो है ना वो आजमा गुले बाबूना आप ले लें, और गुले बाबूना का तरीका ये होगा कि रोजाना दिन में, जैसे आप ग्रीन टी पीते हैं, आप 1 कप पानी का रखेंगे, उसमें थोड़ा सा गुले बाबूना डालेंगे, 2 से 3 जोश आ जाएंगे तो वो कहवा बन जाएगा। आप इसको छानकर फीका पीना चाहें, मीठा पीना चाहें, इट्स अप टू ग्रीन यू। टी मेटाबॉलिज्म को भी जो है ना वो हाँ जी, रेगुलेट करती है, तो बिल्कुल। अच्छी है जिन लोगों को जी बिल्कुल, डाइजेस्टिव ग्रीन इश्यूज रहते हो। जी बिल्कुल अच्छी है, और 2 दफा पीनी चाहिए। चाय वाली दूध पिए, लेकिन उसमें दूध कम रखें। ठीक है। और सेकेंडली दूध जब बॉयल करें उसके ऊपर मलाई हटा दें, क्योंकि उससे फिर और मसाइल पैदा होते हैं। सही है। अच्छा, तो डॉक्टर कामरान, ऐसी कौन कौन सी खुराकें हैं जिनको लेकर हम अपने मैदे को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं? आई थिंक मैं रिकमेंड करूँगा कि मैं हमेशा कहता हूँ अपने पेशेंट्स को कि योगर्ट बहुत अच्छी है आपके लिए। आई थिंक वी नीड टू हैव योगर्ट इन द मॉर्निंग। एक ब्रेकफास्ट में आप योगर्ट ऐड करें। उसके अलावा आपको फ्रूट एंड सैलेड, ठीक है। फ्रूट एंड सैलेड, अब नई रिसर्च के मुताबिक यू शुड टेक 7 पोर्शन पर डे ऑफ फाइबर। अब हम जितना खाते हैं ग्रीजी और जंक फूड, इसमें फाइबर बहुत कम होता है। पीपल गेट कॉन्स्टिपेटेड, फिर उसके बाद उनके पेट में ब्लोटिंग हो जाती है। तो आई थिंक लोगों को पानी ज़्यादा पीना चाहिए, फ्रूट ज़्यादा लें, सैलेड ज़्यादा लें, योगर्ट को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। मैं एग्री करता हूँ ईसा भाई से कि नमक का, चीनी का इन और फ्राई जो है वो आप बिल्कुल कम करें, अपने घर से बिल्कुल फारिग कर दें। उसके अलावा रेगुलर वॉक बहुत ज़रूरी है आपके लिए। हम सबको चाहिए एक कि हम रेगुलर वॉक करें और कोशिश करें कि 10,000 स्टेप्स ले लें। उसके अलावा आप पोर्शन साइज़ कम रखें। हम बहुत ज़्यादा खाते हैं एक वक्त में, जैसे मैं कहता हूँ रज के नहीं खाना। आप स्मॉल फ्रीक्वेंट मील लें, उससे आपका स्टमक पे बोझ नहीं पड़ता। और दूसरी बात यह है कि आप अपने हैंड्स वॉश करें, जो कि सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अपने हाथ अच्छी तरह वॉश करें, फिर आप खाएं, क्योंकि सारी इन्फेक्शन आपके हाथों से ट्रांसमिट होंगी। और अगर आपके घर में शेफ़ है तो मेक श्योर करें कि उस शेफ़ ने भी अपने हैंड्स वॉश करके आपके लिए सैलेड बनाया या फ्रूट बनाया। तो इन्फेक्शंस वेरी कॉमन है पाकिस्तान में, इंग्लैंड वगैरह में बहुत कम है, क्योंकि वहाँ पे हाइजीन का ख्याल रखा जाता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। अच्छा, बच्चों का जो मैदा हम बात करते हैं, तो बच्चों का क्योंकि सारी ऑर्गन्स जो है वो भी डेवलपिंग एज में होते हैं, तो उनको किस तरह के फूड्स वगैरह जो है वो देने चाहिए? फ्रूट्स का कितना जो है वो जरूरी है बच्चों के लिए? हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट बनता जा रहा है। बच्चों का एक और बड़ा मसला होता है, कॉन्स्टिपेशन बहुत होता है बच्चों को। जी बिल्कुल, हमारे एक बड़ा मसला है कि हम अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं और उस मोहब्बत में वो जो मांगता है उसे मंगा के दे देते जी हैं। बिल्कुल। मैं अपने घर की मिसाल दे रहा हूँ। मेरा बच्चा, उसे आइसक्रीम बड़ी पसंद है। जी। मैंने उसे रोज़ाना आइसक्रीम खिलानी है, लेकिन खिलाता कैसे हूँ, मौसम का फल लेता हूँ, उसको बिल्कुल ग्राइंड में पेस्ट बनाकर उसकी आइसक्रीम की डब्बी में डालकर फ्रिज में डाल देता हूँ। तो मेरा आधा मसला तो वो फ्रूट खा रहा होता है आइसक्रीम की जगह, तो आप कर सकते हैं। तो कहने का मकसद है उसे वो चीज़ें ना दें खुदारा जो आप बाहर से ज़्यादातर मंगाते हैं। लाइट खाना दें, अच्छा दें, फ्रूट दें। सेकेंडली, अगर खुदा ना खास्ता उसको गैस्ट्रिक इशू रहता है, आधा कप पानी उठाएं, आधी चमची सौंफ दें और उसको बॉयल करें। 3-4 जोश आने के बाद ये ठंडा करके चम्मच के साथ 2-4 दफा दिन में पिला दें, इससे गैस नहीं बनेगी। ये जो सौंफ वगैरह के पानी जो ब्रांड्स के भी मिलते हैं, हाँ, वो भी ले सकते हैं, वो भी दे सकते हैं, वो भी ले सकते हैं, लेकिन आप घर में बना रहे हैं, मुझसे लेने की क्या जरूरत है? अच्छा, सेकंडली, फिर अगर आप कॉन्स्टिपेशन हो जाए, बंद कर रहे हैं। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन अगर बन जाए बच्चों को, सही, तो उसमें 3 ऑयल ले लें। ठीक है। एक ऑयल आप जैतून का ले लें, यानी कि ऑलिव ऑयल ले लें। दूसरा एक बादाम का ले लें। तीसरा कैस्ट्रोल ले लें। तीनों हम वजन होने चाहिए। तीनों को मिक्स कर लेने। बच्चों की कॉन्स्टिपेशन की दवाई है, 1 चमची दूध में डाल के दे दें, डॉक्टर ईसा की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। कैसा हो गया? तो डॉक्टर ईसा तो चाह रहे हैं खुद ही जो है ना वो। डॉक्टर कामरान, आप क्या टिप्स देंगे बच्चों के लिए कि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे ठीक रखा जा सकता है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह ना हो बच्चों को? देखें, बच्चों को तो मैं इलाज नहीं करता, 15 साल से बड़े लोग आते हैं मेरे पास, लेकिन मैं ईसा भाई से बहुत एग्री करता हूँ। आई थिंक अगर हर घर में, मेरी अपनी बेगम भी, सब ये बिलीव कर लें कि बच्चों की हर बात नहीं माननी। बच्चे मांगते हैं आपसे जंक फूड, डिज़र्ट्स, हमें उसको बहुत अच्छे तरीके से टैकल करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात यह है कि आपका फाइबर कंटेंट हमारे बच्चों को बहुत कम देते हैं। आप शुरू से उनको आदत डाल दें फ्रूट की और वेजिटेबल्स की, सैलड की। अगर आप नहीं डालेंगे तो बिलीव मी, यू आर क्रिएटिंग ए ह्यूमन बीइंग जो सारी उम्र वही फूड खाएगा जो आपने उसको टेस्ट बड्स पे बचपन में दे दिया। तो आप बचपन में उसको आप आदत डाल रहे हैं कि आई हैव टू से कि मैं क्रेडिट अपने बाप को, वाले साहब को देता हूँ कि उन्होंने हमेशा हमें इतना फ्रूट खिलाया कि फ्रूट खाने की बहुत आदत है। तो काइंडली अपने बच्चों के अंदर ये कल्टीवेट करें। अगर फाइबर ज़्यादा होगा तो बच्चे को कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी।
वो कोशिश करें, जैसे हम खुद भूल जाते हैं पानी पीना, अपने बच्चों को कहें कि बेटा पानी कितना पिया आपने। सो वाटर इनटेक बढ़ाएं, फाइबर इनटेक बढ़ाएं, आई एम श्योर कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। और एक और बात मैं आपसे कह दूं जो हमने नहीं टच की, वो है फूड इंटॉलरेंस एंड फूड एलर्जी। एक होती कंडीशन जिसमें हम वीट जो है वो नहीं कर सकते एब्जॉर्ब, लोगों को सिम्टम्स होते हैं। मैंने इंग्लैंड में 70 साल 80 साल की उम्र लोगों में भी हमने उसको सीलियक डिजीज़ कहते हैं, जिसमें आप ब्रेड पास्ता खाते हैं तो पेट में ब्लोटिंग होती है, एब्डोमिनल पेन होती है, आपको लूज मोशन भी आ सकते हैं, थोड़ा बहुत खून में कमी हो सकती है। तो खुदारा उसका एक टेस्ट अवेलेबल है, ब्लड टेस्ट है, आप ज़रूर चेक करवाएं। किसी भी एज में, बच्चे से लेके मिडिल एज तक, आप उसका एक खून का टेस्ट होता है, बहुत एक्यूरेट होता है। हम उससे बता सकते हैं कि क्या वाकई आपकी स्मॉल बावल बर्दाश्त नहीं करेगी इस किस्म के खाने जो हैं आप खाएंगे तो। ठीक है, सही। तो जो अभी तक बात हुई उसमें यकीनी तौर पर अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ना चाहते हैं और बढ़ें, ताकि आपका जो, ये तो सिर्फ हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, हमारा जो हार्ट है, हमारे जो दीगर ऑर्गन्स हैं, उन सबको हेल्दी डाइट और नीट एंड क्लीन और प्योर डाइट की ज़रूरत होती है, जो आपको घर के साफ खानों में और फ्रूट्स एंड वेजीज में मिल सकती है। तो अपने बच्चों का और अपना ख्याल रखें। हमें दीजिए इजाज़त। डॉक्टर कामरान और ईसा भाई, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, वक्त दिया, और आप भी हमारे साथ होते हैं, हमें वक्त देते हैं, हमसे मोहब्बत करते हैं। अपना फीडबैक दीजिएगा अल्लाह ने के बाद। सुबह सवेरे पाकिस्तान।